असलम गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये वाली मैं लॉन्ग एपिसोड दे रही हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह वो 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंची तो अपने पीछे से भारी मर्दाना आवाज़ खुद को पुकारती हुई मालूम हुई। वो पीछे मुड़ी तो एक लास्ट ईयर का लड़का खड़ा उसको मुस्कुराता हुआ देख रहा था। जरमीना भी जवाबन हल्का सा मुस्कुराई उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। उसे कुछ फासले पर ब्लैक स्विफ्ट में बैठा हुआ ओरहान, जो कि जरमीना की गाड़ी उसको डिपार्टमेंट पार्किंग में पार्क करता हुआ देखकर अपनी गाड़ी मोड़ नहीं लगा था, उसके ताक़ब में एक लड़के को जाता हुआ देखकर फौरन गाड़ी के ब्रेक पर पाँव रख दिया। सलाम, मैं शहीर बारी हूँ, सीनियर हूँ आपका। असल में मुझे आपकी मदद चाहिए थी। आप लिटरेचर क्लब की एग्जेक्टिव हेड है ना? जी मैं ही हूँ, कहिए। जरमीना ने सामने खड़े पुरकशिश लड़के को देखा था। मैं लिटरेचर क्लब में एज अ इंटीरियर वर्क करना चाहता हूँ। शहीर जरमीना के धूप से शुरू होते खूबसूरत चेहरे पर नजर टकाए बोला था, और जरमीना को उसका अंदाज और देखने का तरीका कुछ समझ में न आया। आपको 2 मंथ बाद इंटरव्यू में अप्लाई करना होगा पोस्ट के लिए। जरमीना बात खत्म करती मुड़ी थी। अरे अरे सुने तो सही, मैं फाइनल ईयर में हूँ, मे भी मुझे अभी पोस्ट मिल जाए। वो उसे पीछे चलता हुआ बोला था, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती, आप सिलेक्शन टीम से रब्ता करें। और वो फिर से रुकी ना थी और सीधा अपनी क्लास की सीमा चल दी। और हाँ, जो कि पीछे आया हुआ था, इस लड़के की बेतकल्फी देखता हुआ जमीना का उसके लिए टका सा जवाब सुनकर मुस्कुराया, क्योंकि वो लड़का भी मुंह बसोड़ता हुआ तेज कदमों से वहां से निकल गया था। इसलिए ओरहान वापस कार में जा बैठा था। चाहता तो था कि अच्छे से उसकी तबीयत साफ करे, मगर उसके वहां से निकलता देखकर अपना इरादा तर्क कर दिया। जरमीना ऐसा लड़की थी जो कि मुहालिफ जिन्स को उसकी औकात में रखना जानती थी। मेरी शेरनी को हर वक्त मेरी जरूरत थोड़ी होती है, वो अपनी हिफाजत करना खूब जानती है। उसने फहरिया मुस्कुराता हुआ सा झटका और गाड़ी स्टार्ट करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल कर पुलिस स्टेशन जाने वाली रोड पर बढ़ा दी। शहीद तो बिला वजह हाथ पाँव चला रहा है, मैंने सुना है वो शरीफ लड़की है, तीसरा साल भी खत्म होने को है उसका, पर आज तक उसको किसी लड़के के साथ बिला वजह घूमते हुए फिरते हुए नहीं देखा किसी ने। क्यों तो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? रानिया तेरे पीछे पागल है, उसके साथ गुजार ना वक्त, वो तेरा वक्त रंगीन बिगड़ेगी, उसके साथ तुझे कुछ मिलेगा उसके साथ तुझे कुछ ना मिलेगा। शहीद वो दोनों इस वक्त कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और शहीद का दोस्त शादी उसको समझा रहा था, जबकि वो चेहरा मकरूम मुस्कुराती किसी सोच में था। शहीद यूनिवर्सिटी का मशहूर हैंडसम प्ले बॉय था। वो ऐसे तबके से ताल्लुक रखता था जिसमें वालिदैन अपने बच्चों को बड़े बड़े अदार में पढ़ने तो भेज देते हैं, पर उनकी तरबियत ठीक से नहीं कर पाते। शहीद एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा आए दिन किसी नई लड़की के साथ पाया जाता था। इन दिनों रानिया के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो खुद इनके आगे झुकने और बेचाने वाली लड़कियों से तंग आ गया था। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में उसको कोई अनटच खूबसूरत सी लड़की चाहिए थी जो उसको चैलेंज करे। जमीना को वो चंद हफ्तों पहले ही होने वाले लिटरेचर इवेंट में देख चुका था। उसको तमाम मेल स्टाफ से लिया दिला अंदाज, उस पर उसकी आंखों को हैरान कर देने वाला हुसैन। शहरी को वो एक आंख में भाग गई थी। हु टोल्ड यू आई वांट टू हैव फन ओनली? अब की बार कुछ अलग करना है जिगर, कुछ जबरदस्ती, कुछ किसी की रजा के बगैर। थक गया हूँ ये अपने आगे बिछते वजूद देख देख कर। यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है, अब कुछ यादगार तो होना चाहिए ना? उसने हबासत से आंख मारकर कहा और हाथी कांधे उचकाट गया। चल भाई, मर्जी तेरी। और फिर वो दोनों चाय पीने लगे। इब्तिसाम अपने ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप पर 2 दिन बाद होने वाली मीटिंग की रिपोर्ट देख रहा था कि अचानक उसके दिमाग में ओरहान से हुई गुफ्तगू आई थी। वो लैपटॉप बंद करता हुआ अपनी चेयर पर पीछे खिसका कर सीधा हुआ और बैठा और सामने पड़ी शीशे की टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर ओरहान को कॉल मिला गया, जो उसने दूसरी बैग पर उठा ली थी। क्या कर रहे हो अभी? फ्री हो? इब्तिसाम चेयर से टेक लगाता ग्लास वाल की तरफ मुड़ा और अपने 5वें मर्तबे पर मौजूद ऑफिस रूम से नीचे सड़क पर देख रहा था। नहीं, ड्रग्स स्मगलिंग का केस है, अभी इस फैक्ट्री में हूँ, जल्दी बता, कोई जरूरी काम है। और हान का लहजा नहायत ही मसरूफ था। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, खुदा हाफिज। इब्तिसाम फोन काट गया था और कार की कीज उठाता अपना डार्क ब्लू कोट पहनकर रूम से बाहर आया था और लिफ्ट की जानिब चल दिया। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता वो पार्किंग में आया था, अपनी कार में बैठा कार स्टार्ट की और ऑफिस के हदूद से बाहर निकल गया। काका रो अब जमीना की यूनिवर्सिटी के रास्ते पर था, जिसका पता वो उस दिन ओरहान से पूछ चुका था। कांस्टेबल फरीद, आप पीछे से नफरी को लेकर जाएं, मैं और अली सामने से इनकाउंटर करते हैं। वो खुद भी मुर्ताब के पीछे चला गया था। अब वहां पर सिर्फ अली और ओरहान बच गए थे। सर, कितने परसेंट चांस है कि यहाँ पर गन मैन भी होंगे? मुझे तो फैक्ट्री हाल ही लग रही है, अली ने हल्की आवाज में पूछा, जबकि ओरहान ने उसकी सीमा देखकर उसके आंखों के इशारे से आगे देखने को कहा, जिस पर अली ने सामने देखा और सामने से आती हुई गोली, जो कि यकीनन साइलेंस गन से चलाई गई थी, वो फौरन नीचे बैठा और हैरत से आंखें फाड़े अपने बराबर बैठे हुए ओरहान को देखने लगा, जिसको देखकर मुस्कुराया। लिसन, लेसन नंबर 1, ऑलवेज फोकस ऑन सराउंडिंग। दिन के बाद कभी भी फैक्ट्री की बेजाय लाइट्स नहीं जलती, यकीनन ये हमें गुमराह करने के लिए रोशन की गई हैं। और दूसरा, बुक जार में 2
वैंस खड़ी थी जो तुमने नहीं देखी, और तीसरा फैक्ट्री का दरवाजा अंदर से बंद था। इस सब से ये बात कन्फर्म हो गई है कि यहाँ पर 3 से 4 लोग पहले से मौजूद हैं और उनके पास यकीनन असला भी है। वो हल्की आवाज में उसको समझा गया था, जबकि अली गौर से उसका लफ्ज लफ्ज सुन रहा था। चलो अब करते हैं मुकाबला, अब आएगा मजा। उरहान के चेहरे पर पूरी मुस्कुराहट थी। उसको अपने पुष्पा कदमों की चाप सुनाई दी। वो फौरन पीछे मुड़ा, अपने से चंद कदम के फासले पर खड़े हुए गनमैन का आगे बढ़ता हुआ गला दबोच गया। उसको तड़पने का मौका दिए बगैर उसके गर्दन में मौजूद एक महसूस नस दबा दी, जिसकी वजह से वो बेजान होता जमीन पर जा गिरा। इतनी देर में अली भी सामने से आते हुए तीसरे गनमैन को गले से दबोच खड़ा था, और रहान वापस आगे की तरफ मुड़ा ही था कि आखिरी गनमैन, जिसके हाथ में असले के नाम पर सिर्फ एक चाकू था, उसने उरहान के गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने हाथ में मौजूद तेज धार चाकू का वार किया था, जिसके सबब उरहान की गुद्दी में से खून निकलने लगा। सर आप ठीक हैं? अली ने फिक्रमंदी से उसको देखा। वो अस्बात में सर हिला गया था और अपनी जेब से रुमाल निकालता अपनी गर्दन पर लगे हुए खून को साफ करने लगा था। वो कार पार करता हुआ गाड़ी से उतरा था और जमीना के डिपार्टमेंट के जानब कदम बढ़ाए थे। घड़ी में टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। इर्द गिर्द गुजरती हुई स्टूडेंट्स उसको सराहती हुई नजर से देखने लगे थे। दरख्त के नीचे 2 स्टूडेंट्स बेंच पर बैठे हुए थे। इब्तिसाम ने अपने कदम उन दोनों की जानब बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से ईयर से हैं? वालेकुम सलाम। हम सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं। क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? उनमें से एक लड़के ने उससे पूछा। जी, क्या आप लोग बता सकते हैं कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का ऑफ टाइम क्या होगा? उसने शायदगी से इन दोनों लड़कों को देखते हुए पूछा। मेरा ख्याल से उनकी लास्ट लैब अभी खत्म हुई होगी, बस बाहर आने ही वाले होंगे। अरे देखिए वो आ रहे हैं, ये थर्ड ईयर MBBS के स्टूडेंट्स ही हैं। इब्तिसाम ने सिम देखा था जहाँ पर वो लड़का पॉइंट आउट कर रहा था। उसको जरमीना एक लड़की और एक लड़के से बात करते हुए नजर आई थी। आज उसकी वो दोस्त कहीं नजर नहीं आई थी इब्तिसाम को। चलो अच्छा ही है, अकेले बात करना चाहता था मैं वैसे भी, वो सोचता हुआ मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोई बात नहीं ब्रो। इब्तिसाम मुस्कुराहट पास करता हुआ जिस सिमत जरमीना थी वहां पर चल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वो उसकी तरफ देखता हुआ मोहतरम सा मुस्कुराया था और जरमीना उसको देखती फौरन कदम रोक गई थी और हैरत से इब्तिसाम की तरफ देखा और फिर अपने बराबर खड़े अफनान और अरीशा को। जरमीना अपना हल्क तार करते से मुहातब हुई। वालेकुम सलाम। जी कहें। वो उसको ना पहचाने जैसा तासत दे गई थी ताकि अफनान और ईशा उसके मतलब कुछ गलत ना सोचे। आपसे कुछ बात करनी है, लिटरेचर क्लब के मतलब। आप कुछ वक्त दे सकती हैं मुझे अपना? उसकी परेशानी पाम क्या था? उसकी मुश्किल आसान करने के हाथों उसने झूठ का सहारा लिया और हान उसे जरमीना की तालीमी सरगर्मियों के मतलब सब पहले डिस्कस कर चुका था, इसलिए उसके बारे में काफी हद तक जानता था। मीने, मैं और अफनान कैफे जाने हैं, तुम भी आ जाना बात मुकम्मल करके। अरीशा अफनान के साथ जरमीना को वहां पर इब्तिसाम के हमरा अकेला छोड़कर चली गई थी और जरमीना ने एक लंबी सांस फिजा में जायल की थी। जरमीना, मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूँ, उस दिन मैं ओवर एक्साइटेड हो गया था तभी फालतू बोल गया। वजीम पर देखता हुआ उसे माजरत कर रहा था। जरमीना मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, आपने जो कुछ भी उस दिन कहा यकीनन जज्बात में ही कहा होगा। आपको भी झूठी बातें बताई गई होंगी तभी तो गलत फहमी हुई। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? इफ यू डोंट माइंड। जमीना को इब्तिसाम बहुत ही सुलझा हुआ। उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत और एहतराम देकर वो तारीफ में सारी लाग गई थी और लान में एक खाली बेंच पर वो जाकर बैठ गई। इब्तिसाम भी फासला बनाता हुआ बैठा और बात करना शुरू की। देखो जरमीना, आप बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो, बल्कि बहन जैसी क्या, बहन ही है आप मेरी। मैं कभी भी आपका बुरा नहीं चाहूंगा, किसी हालत में नहीं। और हान एक अच्छा लड़का है, आप उसको एक चांस तो देकर देखे। जरमीना अपने पैरों को घूर रही थी। सर उठाकर उसके जन्म देखा। आपका नाम क्या है? इब्तिसाम। इब्तिसाम फौरन बोला और जरमीना के जवाब का मुंतजिर था। बलवशा जो कुछ देर कबल अपनी टीचर से एक टॉपिक समझने के बाद इन तीनों की तलाश में बाहर गार्डन एरिया की तरफ आई थी, उस दिन वाला खड़ा मजाक करता हुआ शख्स जो कि यकीनन उरहान का दोस्त और जमीना के साथ एक बेंच पर बैठे हुए बातें करता हुआ नजर आया। उन पर नजर पड़ते ही वो गार्डन के पीछे वाली साइड से उनकी बेंच से कुछ दूर झाड़ी में आ खड़ी हुई थी, जहाँ से उन दोनों की बात साफ सुन सकती थी। वो इब्तिसाम नामी शख्स आज उस दिन के मुकाबले में काफी ज्यादा संजीदा और बदला बदला सा लगा था पलवशा को। वो थोड़ा आगे होती उसकी कही हुई बातें गौर से सुनने लगे। तो इब्तिसाम भाई, क्या आप कभी अपनी बहन को इजाजत देंगे कि वो किसी नामहरम के साथ रिश्ता इस्तवार करे? जरमीना पुरसोच नजर से उसके जन्म देते हुए पूछ बैठी थी और इब्तिसाम की आंखों में इनकार वाजा नजर आ रहा था। कभी भी नहीं, ना ही मैं आपको कभी इस तरह का मशवरा या इजाजत दूंगा। मेरी पूरी बात का मकसद ये है कि आप उसको चांस दे। जिसका काम में पहले रुकावटें आ गई थी ना, वो अब नहीं आ सकेंगे। उसका लहजे की पोतकी सुनकर जरमीना को अफसोस हुआ कि उन्हान अपने दोस्त को भी इस हद तक बेवकूफ बना रहा है कि वो बेचारा आज यहाँ इतनी दिल जमोई से उसकी वकालत कर रहा था बगैर ये जाने का तो दोस्त कैसा है। जबकि जाड़ू की आड़ में खड़ी पलवशा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। उसकी बात सुनकर उसके दिल में एक बार फिर से उरहान के हक में गवाही दी। आपको मालूम है, आपका दोस्त आपको भी बिल्कुल इसी तरह से पागल बना रहे हैं जैसे एक दो में उन्होंने मुझे बनाया। इब्तिसाम भाई,
मैं आपको सरासर कसूरवार नहीं कह रही, आपके साथ भी कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। आपने मुझे बहन कहा, मैं एक मुंह बोले रिश्ते की हद तक आपको एक मशवरा देती हूँ, प्लीज ओरहान अब्बास अफरीदी पर अंधा इत्मीनान ना करे। अभी तो वो जस्ट आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ अरसे बाद वो आपकी कमजोरियां, आपकी हामियों का फायदा उठाएंगे, बच कर रहे उनसे। जरमीन अपनी बात कहकर उठी थी और जाने के लिए आगे बढ़ी कि इब्तिसाम बोला, तुम हद से ज्यादा बदगुमान हो जमीना, कोशिश करना सिर्फ एक बार सही, लेकिन एक आखिरी मौका तुमको देकर तो देखो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता मैं तुमसे। वो दूसरे दिन ही रिश्ता भेजेगा और महीने के अंदर अंदर तुम्हें रुखसत काट के ले जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जमीना उसकी तरफ मुड़कर जहमी सा मुस्कुराई और बाजू सिनेमा बांध कर सीधी खड़ी हो गई। बदगुमानियां यूं ही नहीं हो जाती भाई, वजूहात होती है उनके पीछे। और जहां तक बात रही मौके की, तो वो मैं 5 साल कब्ल फराम कर चुकी, वो पहला और आखिरी था। और अब एक आखिरी बात, इब्तिसाम भाई, रिश्ते जबरदस्ती नहीं दिल की रजा से बनाई जाती है। उनको बनाने के लिए गारंटी की नहीं, सच्चे जज्बात की जरूरत होती है। अगर वो ना हो तो ये रिश्ते बेमानी होती हैं, जो कुछ अरसे से ही बेमोल भी हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझ के होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। और फिर जमीनें रुकी नहीं थी, सीधा गार्डन एरिया से निकलते चली गई थी। उसकी बातों ने इब्तिसाम को सख्त परेशान कर दिया था। जमीना के लफ्जों की सच्चाई उनमें छुपा हुआ कर इब्तिसाम को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर गया था। वो अपना माथा सहलाते हुए आगे बढ़ा था कि अपने पीछे उसको एक नस्वानी आवाज आई, एक मिनट सुने। पलवशा जो इन दोनों की पूरी गुफ्तगू सुन चुकी थी, इब्तिसाम को जाता हुआ देखकर उसको आवाज देकर रोकने पर मजबूर हो गई। इब्तिसाम जो कि नस्वानी आवाज पर पलटा था, उस दिन उससे लड़ती लड़की जो को यहाँ पर देख एक पल को ठटका। वो आज जरूरत से ज्यादा संजीदा नजर आ थी। पर्पल ड्रेस में हाफ बाल खुले वो लड़की इब्तिसाम को अपने दिल में उतरती महसूस हुई। गर्दन ऊंची किए हुए इब्तिसाम को देती वो हवा से चेयर पर आए हुए शोल्डर कट रेशमी काले बालों को पीछे बार बार पीछे कर रहे थे। इब्तिसाम का दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर उसके चेयर पर आते हुए बाल कान के पीछे कर दे। वो खुद पर जब्त करता हुआ होंठ पीकर खड़ा हो गया। पलवशे को इब्तिसाम का उसको इस तरह से देखना अंदर तक नर्वस कर गया था, मगर उसकी आंखों में देखती बोली, मुझे आपसे ओरहान और मीने के मतलब कुछ बात करनी है। जी कहे। इब्तिसाम ने फौरन उसको इजाजत दी। इसके जवाब में पलवशा बोली, अभी नहीं, मीने मुझे ढूंढ रही होगी, उसको शक ना हो जाए, इसलिए हम इस मतलब बात करते हैं बाद में। क्या आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे सकते हैं? वो हल्की आवाज में पुरअमीन नजर से उसको देते हुए बोली थी। जी लिखे। नंबर बताया और फिर वापस बोला, आप अपने नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स मुझे बता दें ताकि मैं पिक कर लूँ आपकी कॉल फौरन। पलवशा उसको बताने के लिए मुंह खोले ही लगी थी, ये अजली जल्दबाजी और गर्म दिमागी आर्या की। जब तक मुझसे बात ना हो इस वक्त तक तमाम अनजान कॉल फौरन पिक कीजिएगा, ठीक है ना? बाय बाय। वो ही पहले वाला शरारती सा अंदाज था उसका। हाथों की उंगलियों को हवा में हिलाती उसको भाई कहती इब्तिसाम के बराबर से चलती। वो गार्डन एरिया से बाहर निकली थी, जबकि इब्तिसाम को अपने 400 उसके बालों और वजूद से आती हुई महक महसूस हुई थी। वो मसरूर सा मुस्कुराता हुआ उसको इस वक्त तक देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गए। अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जितने भी गन मैच यहाँ पर थे उनको जिंदा सलामत पकड़ लिया गया था और इनसे उनके पूरे नेटवर्क के बारे में तफ्तीश की जा रही थी। और रहान इस वक्त अपनी टीम के साथ खड़ा मीडिया के सवालात के जवाब दे रहा था। एक लड़की फौरन मीडिया की जुड़मर से निकली और उसकी सीमत माइका के सवाल किया, ASP साहब, आपको भी तो जख्मी किया गया ना? आपका कुछ देर कबल इतना खून बहा, आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक मामूली सा वार था और इतना खून नहीं बहा मेरा कि मैं ये सब छोड़कर बेड पर पड़ा होता इस वक्त। इतने छोटे छोटे जख्म हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये हमारा हौसला नहीं तोड़ सकेंगे कभी भी। वो संजीदा सा पुरअज़म लहजे में बोला। तमाम मीडिया पर्सन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल प्लीज, कितनी मिकदार में यहाँ से ड्रग्स बरामद हुए हैं? 22 किलो मुख्तलिफ इकसाम के ड्रग्स यहाँ से बरामद किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ी मिकदार अफीम की है। अपने हर सवाल का जवाब देने के बाद वो रुका नहीं था, वापस मुड़ा। इस वक्त कैमरे ने उसके पीछे से खून से भीगी पुलिस यूनिफॉर्म शर्ट और गहरे जम को कैप्चर किया था। तो नाज़रीन देखा आपने, ये थे ASP ओरहान अब्बास अफरीदी, मुल्क के जानबाज, पुरअज़म और बहादुर रखवाले, जिन्होंने अपनी भी परवाह न की। अपने मुल्क के अमनो अमान की हद तक उसकी बका के लिए ऐसे ही पुलिस वालों की हमें जरूरत है। मीडिया वाले अब वाक़े को कवर करने लगे थे, जबकि ओरहान अब कार में सवार होता हुआ गाड़ी पुलिस स्टेशन की जानब भाग गया था। फोन साइलेंट पर पड़ रहा था, जिसको देखने की भी उसने जहमत ना की। तुम कहाँ थी पलवशा, कब से काल्स मिला रहे हैं तुम्हें? पलवशा इन तीनों के पास कैफे पहुंची तो जमीना ने इसको देखता ही सवाल दागा। पलवशा ने फौरन टेबल पर पड़ी हुई वाटर बोतल चेयर पर बैठती हुई मुंह से लगा ली थी। सबर तो करो लड़की, मैं प्रोफेसर शाजिया के पास ही कुछ चीजें समझनी थी मुझे उनसे, और मैं इसलिए देर हो गई। कुछ खाया तुम लोगों ने? पलवशा बोली, नहीं यार, हमने फ्रेश जूस पिया है, मुंह नहीं हो रहा कुछ खाने का। अरीशा ने इसके बात का जवाब दिया। इतने में पलवशा के मोबाइल पर मैसेज बीप हुई। उसने फोन उठाकर मैसेज पढ़ा, ड्राइवर का था। चलो यार, कार आ गई है, अब निकलती हूँ,
मैं फिर मिलेंगे, ठीक है, खुदा हाफिज। पलवशा चली गई थी और बाकी सब भी उठ गए थे। चलो फिर हम सब भी चले, अफनान ने कहा, जिस पर वो तीनों एक साथ ही पार्किंग तक आए थे और दूसरे को अलविदा किया और अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गया। जरमीना 4 बजे के करीब घर में एंटर हुई तो उसको टीवी लॉन्च से खबरों की आवाज आई। तो नाज़रीन देखा आपने, ये थे एसपी ओरहान अब्बास अफरीदी, मुल्क के जांबाज पुरअज़म बहादुर रखवाले, जिन्होंने अपनी ही परवाह न की। अपने मुल्क के अमनो अमान की खातिर इस बका के लिए ऐसी पुलिस वालों की हमें जरूरत है। ये अल्फाज जब उसके कान में पड़े तो उसको ऐसा लगा जैसे कि जिस्म से मानो जान ही निकल गई हो। वो सख्ते की कैफियत में जगह जम गई थी। कुछ लम्हों बाद होश आया तो भागती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे में आई और दरवाजा अपने पीछे लाग कर लिया। बैग में से मोबाइल निकालते कॉल लॉग में जाकर कल रात आने वाले नंबर से उसकी कॉल को ढूंढा और फिर इसी नंबर पर कॉल मिला दी। मुस्तकिल 40 सेकंड तक फोन बजता रहा पर कॉल न उठाई गई। जमीना की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कभी भी उनकी मौत की दुआ ना की, ऐसा कैसे मुमकिन है? या अल्लाह प्लीज इसको मेरे कानून का धोखा बना दीजिए, पर ऐसा ना कीजिएगा, उनके मामा का क्या हाल होगा, प्लीज मेरे अल्लाह। वो जमीन पर बैठती रोती हुई उसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। लबों पर उसकी मां के लिए फिक्र थी, लेकिन दिल असल वजह जानता था। वो आंसू साफ करती उठी और वुज़ू करने चलेगी। वापस आकर जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने लगे। नमाज खत्म करने के बाद वो दुआ के लिए अपने रब के सामने हाथ उठाए बैठी थी। ए अल्लाह, आप जानते हैं मैंने उनकी जात से छुटकारा मांगा, मैंने उनकी मोहब्बत खत्म होने की दुआ की, मगर मैंने कभी भी उनको बदवा ना दी। प्लीज मेरे अल्लाह उनकी हिफाजत करना, उनको किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। जो मैंने सुना महज वो मेरा वहम हो, आमीन। वो आंसू से तर चेहरा हाथ की पूछ से साफ करती उठी और बेड पर जाकर बैठ गई। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किस तरह से ओरहान की जिंदगी की तस्दीक करे। ऊपर से वो कॉल भी नहीं पिक कर रहा था। कुछ सोचती हुई अपना साइड पर पड़ा हुआ लैपटॉप उठाते यूट्यूब खोल गई थी। 4 बजे का न्यूज बुलेटिन लगाया और देखने लगी। दूसरी खबर उसके मतलब थी जिसमें ओरहान सही इस्लाम पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहा था। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके लब्बू से बेसाता शुक्र के कलमात अदा हुए थे। उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा कि जब ओरहान मुराद उसकी शर्ट खून से बिगी हुई थी और कमर से थोड़ा ऊपर वो गहरा जख्म वो जमीने की जब उस पर नजर पड़ी तो वो बेड की चादर अपनी मुट्ठी में बीच गई थी। इस कैफियत इस वक्त इससे अपनी समझ से भी बाहर थी, मगर फिर भी ये उससे बहुत बेहतर था जो उसके दिमाग में खबर सुनकर आया था। बिला वजह मैं इतना पैनिक कर गई, काबी मिला दी उनको, न जाने अब वो क्या सोचेंगे। वो अपनी जल्दबाजी पर साथ झंझला गई थी। कुछ देर तक इससे ही बाबत सोचती रही और फिर कांधे झुका दिए। सोचते हैं तो सोचते रहे, अगर काल आए तो बोल दूंगी इंसानियत के हाथे हैरियत पूछने के लिए काल कर ली थी। बात खत्म। कमरा समेट कर वो दरवाजा बंद करती बाहर निकली और नीचे लॉन्च की जन्म चल दी। सर इन चारों का क्या करना है? कांस्टेबल फरीद उससे पूछा था। ओरहान कपड़े चेंज करके अपने जख्म की ड्रेसिंग करवाने के बाद वापस पुलिस स्टेशन में बैठा था। ऐसा करो, अंधेरे कमरे में बंद कर दो सबको अलग अलग, कल देखेंगे आगे क्या करना है इनके साथ। और तुम भी घर जाओ, आराम करो, आज का दिन काफी थका देने वाला था। ओरहान ने फरीद के कंधे पर हाथ रखकर उसको कहा और फिर खुद भी चाबियां उठाता बाहर निकल गया। कार में आकर बैठा तो उसके अपने फोन की स्क्रीन चमकती हुई नजर आई। उसने फोन पकड़ा तो मोरे की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान मोरे। वो काफी देर से उसकी कॉल कर रही थी, पर उसकी पुरस्कून आवाज सुनती खुद भी स्कूल में आ गई थी। मेरे बेटे, मेरे शहजादे, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। माँ बाप का कोई एहसास नहीं है ना तुम्हें बेटा? हम कितने परेशान थे, तुम बता देते एक कॉल करके तुम हैरियत से हो। जब से न्यूज देखी है दिल अजीब सा हो रहा था, ऊपर से तुम्हारा वो जम ठीक हो ना तुम बेटे। वो हाथ से ज्यादा फिक्रमंद थी आहर को माँ जो थी। मोरे मेरा यकीन कीजिए, मैं सुबह 7 बजे का बिजी, अब थोड़ा सा आराम से 12 बजे बैठा हूँ और बैठते ही मोबाइल पूरे दिन में अभी पहली कॉल उठाया है, आपकी कॉल पे की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थक गया हूँ, जरा आगा जान से भी बात करवा दे मेरी। वो कार की सीट की पूछ से टेक लगाता हुआ बैठ गया था। चेहरे से वो बहुत ही थका हुआ नजर आ रहा था। आगा जान से कुछ देर उसने बात की जिसमें उन्होंने उसको अपना ख्याल रखने और एक कामयाब केस का अंजाम देने पर मुबारकबाद दी थी। उसके बाद मोरे से उसने फिर बात की और ढेर सारी दवाएं ली थी उनकी, जिसके दौरान वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। फिर उसको आराम करने का क्या का अलविदा कह गई थी। उसने मोबाइल बंद करके वापस सीट पर रखा था। माथे पर बिखरे बालों को हाथ से पीछे करता वो कार स्टार्ट कर गया था, अपने घर की जानब बढ़ा दी। ओरहान घर आते ही बेड पर जा लेटा। दिमाग बहुत ही थका हुआ था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दो। बेड सीधा लेटा, पैर बेड से नीचे लटक रहे थे। अपने रूम की व्हाइट और ग्रे रंग की इम्तियाज से रंगी छत पर लगे हुए बल्ब आंखों को देख रहे थे। नजर पर टिकी हुई थी, लेकिन सोच के ही, और वो 15 मिनट तक इसी पोजीशन में लेटा रहा। फिर उठता, शर्ट उतारता ड्रेसिंग रूम में चल दिया था। कद्दावर शीशे के सामने खड़ा होता वो मुड़ा अपने गर्दन पर लगा हुआ दम देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में जमीना का ख्याल आया। वो तो मेडिकल कारी थी ना, अब उसके पास उसकी शरीक हयात के तौर पर साथ होती तो वो आराम से उसकी गोद में सर रख के लेटा होता और वो अपने नरम मुलायम हाथों से उसकी बैंडेज करती। रोज इतनी देर से थक कर गाल उल्टा करता था, और अगर
اس کی شادی ہو جاتی تو ابھی وہ گھر میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی، وہ آتا اس کو دیتا تو اس کی ساری تھکن اتر جاتی اپنی محبت کو اپنے سامنے دے کر۔ ارحان کو شدید غصہ آیا تھا زمینہ کی 3 سال پہلے کی جلد بازی کو سوچتے، اگر وہ کچھ عرصہ اور صبر کر جاتی تو اس وقت دونوں ایک خوبصورت زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہوتے، مگر وہ اصل وجہ ابھی بھی کہاں جانتا تھا۔ وہ تیش میں بغیر اپنے زخم کی پرواہ کیے ڈریسنگ روم سے منسلک باتھ روم میں شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا تھا۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد اس کی تھکن اب کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ بلیک جاگرز پہن کر شرٹ لیس ہی وہ اپنے بیڈ روم میں گیلے بال تولیے سے خشک کرتا ہوا آیا اور پھر لائٹس آف کی دیوار پر لگا 50 انچ کے LED کا بٹن آن کر کے کافی ٹیبل سے ریموٹ اٹھاتا ہوا بیڈ پر آ لیٹا۔ بیڈ کروں سے تکیوں کے سارے ٹیک لگائے وہ ٹانگیں فلائی ٹی وی پر نیٹ فلیکس لگا گیا تھا۔ کوئی سیریز سرچ کرتے اس کی نظر اپنے موبائل کی روشن اسکرین پر گئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے موبائل اٹھایا۔ ابتسام کے لاتعداد میسیجز تھے، وہ ان کو کھولتا ہوا جلدی سے سائڈ سکرول کر گیا تھا، جس میں صرف اپنی حیرت بتانے اور ایک ضروری بات بتانے کو کہا گیا تھا۔ جانی بہت زیادہ تھک گیا ہوں، کل ملتی ہیں تم سے، سی یو آ جانا 5 بجے۔ وہ میسج ٹائپ کرتا موبائل رکھنے ہی لگا تھا کہ مس کالز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ کال لاگ کھولتا ہوا کس کس کی کال آئی سے یہ دیکھنے لگا۔ آغا جان، موڑے اور ابتسام کی بہت زیادہ کال تھی، ان دونوں کو وہ پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ وہ انگلی سے سکرول کرتا گیا تو اس کی ساری کالز کے درمیان اس کو ریڈ ورڈ اس طرح سے روحان نے اس کا نمبر موبائل میں سیو کیا ہوتا۔ نمبر دیکھا، پہلے تو وہ سمجھا کہ اس نے خود ہی کال کی ہوگی اور زمینہ کو، لیکن جب اس کی نظر موبائل کے نیچے لکھی ہوئی مس کالز پر پڑی تو وہ موبائل پر ٹائم دیتا ہوا زمینہ کو کال ملا گیا۔ وقت تو زیادہ ہو گیا تھا، مگر صرف اس نے زمینہ سے کال کرنے کی وجہ جانی تھی۔ وہ ویسے ہی کچھ دیر قبل اس کی وجہ سے کافی تیش میں آ گیا تھا۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز کم کر دی اور ایک کال پر ہی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ زمینہ بیٹھی پڑی تھی، جب اس کا موبائل بجا اس نے سیدھا ہوتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ انجان نمبر تھا، یقیناً یہ ارحان ہی کا تھا، مگر اس پر ارحان نے واٹس ایپ پر کال کی تھی جس پر اس کی پکچرز بھی شو تھی۔ بلیک ریبن کے سن گلاسز لگائے، فل یونیفارم، پولیس یونیفارم میں پولیس ہیڈ کے ہمراہ اس کا اونچا لمبا قد بہت ہی نمایاں تھا اور اس میں اس کی ورزشی جسامت وہ کوئی گریگ کارڈ جیسا لگ رہا تھا۔ اس تصویر میں وہ ایک آؤٹ ڈور کھینچی گئی تصویر تھی جس میں وہ اسٹارز کی لشز تھامے ہوئے اس کا ساتھ ہنس رہا تھا۔ اسٹار بھی اس کی طرف ہی دیکھتا ہوا دم ہلا رہا تھا، خوشی سے زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں ارحان کے ڈمپلز واضح نظر آتے، گوری سفید رنگ کا دھوپ کے سبب ہلکی سی سرخی مائل تھی۔ زمینہ کال اٹھانے کے بجائے اس کی تصویر کو دیکھتی رہتی، مان تو وہ بھی گئی تھی کہ آج وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا۔ پھر اس کو کال بچنے کا اندازہ ہوا تو وہ خود کو کوستے ہوئے پھول کان اٹھا گئے۔ عجیب بچوں کی طرح تصویر دیکھنے لگی تھی میں۔ السلام علیکم، زمینہ نے کہا۔ اس کی باری بے تاثر آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، وہ میں نے آپ کی حیرت جاننے کے لیے کال کی تھی، نیوز دیکھی تھی تو آپ ٹھیک ہے نا؟ ارحان ایک ہاتھ سے فون کان پر لگایا، دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی کن پٹے سلاتا سیدھا ہوا لیٹا۔ اس کی فکر مندی سی آواز اپنے لیے سن کر اس کو سکون تو بہت ملا تھا، پر کل ہونے والی گفتگو اور کچھ دیر قبل آنے والی سوچ کے سبب وہ آواز کو بے تاثر رکھ کر جواب دے گیا، ہاں زندہ ہوں۔ اس کا اتنا عجیب جواب سن کر زمینہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیتی۔ اسے پہلے ہی وہ بول گیا، کیا ہوا؟ میرا زندہ ہونا اچھا نہیں لگا تمہیں؟ طرز میں ڈوبا ہوا لہجہ تھا اور زمینہ کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ میں ایسا کیوں سوچوں گی بلا؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولتی، نفرت جو کرتی ہوں مجھ سے۔ افسوس تو ہوا ہوگا نا، بچ گیا۔ ایک اور طرز زمینہ کو اب غصہ آیا، تو نفرت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کے مرنے کی چاہ کروں، اللہ نہ کرے، آپ کافی تھک گئے ہیں شاید تبھی ایسی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ زمینہ چل کر بولی، ہاں تھک گیا ہوں، اکیلا رہ کر، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے اب۔ دیما کچھ جتاتا ہوا آنچ دیتا ہوا لہجہ تھا اور زمینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ آرام کیجیے، آپ کچھ زیادہ ہی تھک گئے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھتی ہوئی سیدھی ہوئی بیٹھی اور ارحان کی بے باکیاں کچھ بڑھتی جاتی دن بدن، اس کا بدلتا ہوا رویہ، اس کی زومینی باتیں اور حرکتیں۔ زمینہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بیٹھی اس کو ہی سوچتی رہی اور پڑھائی میں تو اب دل نہ لگنا تھا، اس لیے کتابیں بند کر سر پر پڑھا کے، جبکہ ارحان لبوں پر تبسم لے کر ہاتھ کا تکیہ بنائے لیٹا تھا۔ کب تک یوں ہی دامن بچاؤ کی جانا؟ سارے راستے تمہارے مجھ تک تو ہی آئیں گے اب۔ وہ ٹی وی بند کرتا ہوا اب سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اور اس سے بات کرنے کے بعد سکون ایسا ملا ارحان کو کہ وہ 5 منٹ بعد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا، لیکن زمینہ کے سکون میں بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ ابتسام پورا دن سخت پریشان رہا تھا۔ پہلی وجہ زمینہ سے ہونے والی گفتگو، اس کے بعد ارحان کی متعلق چلنے والی نیوز، وہ تو اس سے اپنے ڈیڈ سے اس کی حیرت پوچھ ہی لی تھی، تبھی اب کافی حد تک نارمل تھا۔ وہ اپنے وائٹ اور گولڈن کلر کے تھیم پر سیٹ بیڈ روم میں آرام دہ انداز میں بیڈ پر لیٹا ہوا لیپ ٹاپ گود میں رکھے سیریز دیکھ رہا تھا کہ کوئی 10 بجے کے قریب اس کا موبائل بجا۔ انجان نمبر دیتا ہوا فون واپس رکھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر متوجہ ہو گیا، لیکن پھر پلوشے سے ہونے والی آج دوپہر کی گفتگو اس کے کان میں گونجی تو فون پر آتی ہوئی کال اٹھا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وہ تھوڑا رکا تاکہ وہ اپنا تعارف کروا دیتی۔ وعلیکم السلام، میں پلوشہ خان بات کر رہی ہوں، آپ کو یاد ہے نا آپ سے بات ہوئی تھی میری آج دوپہر؟ پلوشہ اپنے ٹیرس پر اپنے گرد گرم شال لپیٹے کھڑی تھی، اس کے باوجود اس کی آواز میں سردی کے باعث ہلکی کپکپاہٹ تھی جو ابتسام فوراً محسوس کی۔
बिल्कुल याद है, लेकिन आप इस वक्त किधर खड़ी हैं? आपकी आवाज़ कपकपाती हुई क्यों लग रही है? वो फिक्रमंदी से पूछ गया था। पलवशा का उसका अंदाज अच्छा लगा। वो मैं टेरेस पर हूँ ना इस वक्त। अच्छा, उसको छोड़े, आप ये बताएं ओरहान के साथ आप कितने अरसे से हैं? वो धीमी आवाज़ में उसे पूछती काम की बात पर आए। हो सके तो आप अपने रूम में चले जाएं। पलवशा की बात सुनती शर्मिला सा मुस्कुराई थी। मैं ओरहान के साथ स्कूल टाइम से हूँ, हमारी फैमिली टर्म्स है, बचपन का यार है वो मेरा। सही, एक मिनट रुकिएगा। पलवच्छा टैक्स का दरवाजा बंद करती रूम में आ गई थी और बेड पर पड़ा हुआ ब्लैंकेट उठाकर अंदर घुस गई थी। फोन कांधे की मदद से कान से लगाया हुआ था। इसी दौरान इब्तिसाम में लैपटॉप बंद करके सर पर आ चुका था और खुद अब तकियों पर एक बाजू टकाए सीधा हाथ पर करवट लिए लेटा उसका इंतजार कर था। हेलो, आप इधर ही है ना? पलवशा ने पूछा और इब्तिसाम के होंठों को मोहब्बत मुस्कुराहट ने छुआ था। यहाँ ही हूँ, वो बोला। पलवशा का कुछ अजीब सा लगा था। पहली बार यूं किसी लड़के से कॉल पर बात करना उसको, लेकिन मजा भी आ रहा था। अच्छी बात है। आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि ओरहान मीना को धोखा दे सकता है, या आज से 3 साल पहले उन्होंने कोई धोखा दिया जमीना को? देखें पलवशा, वो बोलने ही लगा था। पलवशा ने एक बात काटी। एक मिनट, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? हमारी तो बात ही आज दोपहर में हो रही है ना? वो दग रह गई थी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर। और हाँ ने बताया था, आप मेरे बारे में उनसे पूछते हैं? वो आंखें छोटी करती हुई शक्की हुई। इब्तिसाम का हल्का सा कहका बुलंद हुआ। हाँ 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 हाँ, एक दफा जिक्र हुआ था आपके मतलब हमारे बीच। वो दिल में दुआ कर गया था। वो क्या जिक्र है कि उससे मिलता जुलता कोई भी सवाल ना करे, मगर वो पलवशा ही क्या जो बाल की खाला निकाले। वो वही हुआ जो इब्तिसाम ना चाहता था। क्या जिक्र किया था? उसकी दिलचस्पी काबिल दी थी। इब्तिसाम को बड़ा ही लुत्फ आया था उससे बात करते हुए, लेकिन फिलहाल वो ये सोच रहा था कि उसको बताए क्या अब। सच बताऊं या झूठ? सच बताएं भाई, वो तेज आवाज में बोली। ओके, बुरा नहीं मनाना। तुम अब मुझे शक था कि तुम जमीना को भड़का रही हो और हान के खिलाफ। मैंने उसको ये बात बताई तो उसने बताया तुम्हारा नाम भी और ये कि ऐसा नामुमकिन है। इन दोनों की दोस्ती भी तुमने ही करवाई है। पलवशा खुश हुई थी अपने मुतल्लक और हान की राय जानकर, लेकिन इब्तिसाम को भी डरा ना था। वो मुस्कुराती हुई अपनी आवाज बेतासर करती हुई बोले, ओके ठीक है, फिर कभी बात करूंगी, या शायद कभी नहीं, बाय। वो हल्का सा हंसते हुए फोन कान से हटाने लगी थी कि इब्तिसाम की आवाज आई। वो घबरा कर उठ बैठा। यार देखो, मैं तुम्हें जानता ना था कि मुझे कोई भी वजह समझ ना आई जमीना की और हान से इस कदर बदगुमानी की, इसलिए मैं बोल के वो सब। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो प्लीज बात करो यार, हम दोनों ने मिलकर उसको सॉर्ट आउट करना है। वो परेशान होता हुआ बोला। अभिलवशा हंसी थी। उसको हैरानी हो रही थी कि मुकाबले शायद इस कदर एहसास है कि एक अनजान लड़की की नाराजगी से इतना परेशान हो रहा है। इब्तिसाम को उसकी हंसी सुनकर हैरत हुई। ओके ओके, इतना परेशान ना हो, कहीं नहीं जाती मैं। अच्छा, बकौल आपके और हान साहब जमीना से मोहब्बत करते हैं, राइट? इब्तिसाम काफी सीरियस था इस वक्त अपने दोस्त की जिंदगी अब वो नॉर्मल होता हुआ देखना चाहता था। बहुत अरसे से उसका दोस्त एक छोटी सी गलती की बहुत ही तवील सजा काट रहा था। अब उसकी सजा खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, 101%, उसने पूरी यकीन लहजे में कहा। ठीक है, क्या सबूत दे सकते हैं आप अपना पॉइंट सही साबित करने के लिए? पलवशा ने बैठ पर लेटते हुए से पूछा। यार देखो, मैं खुदा को हाथ से नादा जानकर ये बात कहता हूँ, ओरहान की पिछले 3 साल जिंदगी में मैंने पल पल उसके साथ रहा हूँ। उसकी हर जागती रात को और उदास दिन का मैं गवाह हूँ। वो शख्स पिछले 3 साल में कोई 304 दफा मुस्कुराया था। हम सबको लगता है हमारा दोस्त बदल गया है, किसी रिमोट के साथ हम रह रहे हैं जैसे, मगर नहीं। जमीना की जुदाई के गम ने उसको एक एक मुतलिब इंसान में तब्दील कर दिया था। पलवशे, उसकी मोरे, आगा जान, मैं, डैड उसको मुस्कुराता हुआ अपनी जिंदगी में खुश मुतमिन देखना चाहते हैं। जब हम उसको इस कैफे में मुतला देते हैं ना, तो हमारा दिल दर्द से रोने लगता है। तो तुम जरा सोचो, तो वो कितना हंसता मुस्कुराता शख्स किस तरफ से रोज गुजरता होगा। उस वक्त लग रहा था कि उरहान का दुख, उसका कर्ब इब्तिसाम भी उसके साथ ही महसूस किया होगा। उसका हर एक लफ्ज की सच्चाई का गवाह उसका कर्ब में डूबा हुआ जाता। तलवशे का इब्तिसाम की हल्की बारी आवाज सुनकर अब दिल डूब सा गया था। एक दफा फिर उसके दिल ने उरहान के मतलब गवाही दी थी, लेकिन वो अपनी दोस्त की तकलीफ कैसे भूल सकती थी? क्या पता वो सब पछतावा हो, ना कि जुदाई का गम। वो धीमी से आवाज में बोली और इब्तिसाम ने ठंडी सांस ली। पछतावा तो वो था, लेकिन अब जरा तुम मुझे बताना, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता होता, लेकिन कुछ अरसे बाद मसरूफियत के बाद तुमसे ज्यादा बात ना कर सकूं, लेकिन तुम्हें महीने या हफ्तों में इस बात का यकीन दिलाता रहूं कि तुमसे मोहब्बत है, तो क्या तुम इस बिना पर मुझे छोड़ दोगे कि ये मुझे इस रास्ते पर लेकर आए हैं, लेकिन अब मुझे वक्त नहीं देते? इनका रवैया मुझे दुख देता है, इसलिए मैं अब इनके साथ नहीं रहूंगी। वो ये सब भी बगैर मुझे बताए बोलो, क्या तुम ऐसा करोगी? पलवशा किसकी मोहब्बत वाली बात का सुनकर हाथ कांपे थे। वो जानती थी इब्तिसाम सिर्फ मिसाल दे रहा था और ये कि उस वक्त अपने दोस्त के गम में बिल्कुल खोया हुआ था, मगर फिर भी पलवशा को एक अजीब से एहसास ने गिरा था। वो होंठों पर जुबान फिरती बोले, नहीं। जवाब मुख्तसर था। इब्तिसाम फिर बोलना शुरू हुआ। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, लेकिन शायद इस वक्त जमीना की उम्र छोटी थी, वो कुछ जानती ना थी सबके बारे में, तभी वो जल्दबाजी कर गई है।
اب تو اس کو ارحان کو ایک موقع دینا چاہیے نا، لیکن وہ تو ابھی اپنی پرانی بات پا رہی ہے۔ البشر اس کی بات سن کر پہلو بدل کر آئے گی۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو اس وقت ساری نہیں بتا سکتی، مگر یہ کہوں گی کہ اگر ہم دونوں کوشش کریں تو شاید ایک وقت ایسا آئے کہ ہم ان دونوں کو ملا دیں۔ ہاں یار، میں تو کب سے یہ سب بس اب ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اینڈ چاہتا ہوں میں بس ان دوریوں کا اب۔ البشر کو اس کی باتیں بہت ہی اچھی لگتی تھی، کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا وہ اس سے بات کرتے ہوئے، ایسا اس کے ساتھ زندگی کا پہلی بار ہوا تھا، جبکہ ابتسام نے کافی ہلکا محسوس کیا تھا البشر سے بات کر کے۔ اس کو امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آئی تھی اپنے دوست کی خوشیوں کے لیے۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو۔ خیر، 1 گھنٹہ ہو گیا ہم دونوں کو بات کرتے ہوئے، اب فون رکھتی ہوں۔ البشر نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیتے ہوئے 11 بج رہے تھے۔ اچھا، ان دونوں کی باتوں میں اپنی بات تو بھول ہی گیا، اس دن کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں اوور ہو گیا تھا۔ ابتسام دھیمی آواز میں بولتا ہوا، البتہ اس دن کو یاد کر کے اس کے لبوں پر تبسم آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی بدتمیزی کر گئی تھی، اس لیے حساب برابر۔ وہ کاندھے اچکاتی ہلکے بھلکے انداز میں بولی، شکر تم اپنی بدتمیزی کو تو مانی۔ وہ اس کو چھیڑ گیا تھا اور چہرے پر شرارتی مسکراہٹ نے جگہ لے لی تھی۔ او ہیلو، میں بدتمیزی اسی وجہ سے کر گئی تھی، آپ پہلے اوور ہو گئے تھے، وہ غصے سے بولی، اور 5 منٹ لگتے ہیں اس کا موڈ بدلنے میں۔ ہاں 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 بھائی، ہم غلط ہیں بس۔ خیر، مجھے تم سے بات کر کے کافی سکون ملا ہے، آج ایسا لگ رہا ہے بہت عرصے کے بعد ہمارے مسائل کا کوئی تو حل ہے ہی۔ البشر اس کو واپس لائن پر آتا ہوا دیکھ کر نارمل ہو گئی تھی۔ ہاں مجھے بھی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا آگے۔ اچھا، تو تمہیں مجھ سے بات کرنا اچھا لگا، یعنی میں دوبارہ کال کر سکتا ہوں نا؟ وہ مسکراتی ہوئی آواز میں پوچھ بیٹھا تھا، اور البشر گھبرا گئی تھی، لیکن پھر اپنے اسی انداز میں واپس آ کر بولی، جی جی ضرور، لیکن جب میں میسج کروں تبھی۔ اوکے، اب کال بند کرے، بائے بائے، خیال رکھنا اپنا۔ میں تمہیں منع کرنے کے باوجود بھی کال کروں گا، کال امید کرتا ہوں کہ تم ضرور اٹھاؤ گی، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔ البشر نے ہلکی آواز میں اللہ حافظ بولتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ وہ لیٹی اس کی تمام باتوں کے بارے میں سوچنے لگی، کیا پتا نینے کے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو، اللہ ان دونوں کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے۔ وہ آنکھیں بند کرتے سننے کی کوشش کرنے لگی، آخر میں بولی گئی۔ ابتسام کی باتیں اس کے کان میں گونج رہی تھی، وہ مسکرائی اور دوبارہ آنکھیں موند کے تھی۔ ابتسام کو کافی اچھا لگا تھا البشر سے بات کر کے، اور ارحان کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی وہ آگے بہت اچھا ہونے کی دعا کرتا۔ واپس لیپ ٹاپ کھول کر سیریز دیکھنے لگا تھا، اور چہرے کے نقوش اب پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ اتوار کی صبح ارحان سو کر کافی دیر سے اٹھا، اس کی فجر کی نماز مس ہو گئی تھی۔ اٹھتے ہی اس نے ایک بار بھرپور انگڑائی لی اور دیوار گیز گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے، اور اپنا بیڈ سیٹ کرتا واش روم کی سمت چل گیا تھا۔ باہر آیا تو بالکل فریش ٹی شرٹ پہننے میں ملبوس تھا، کمرے کے تمام پردے کھول کر وہ روم بند کرتا باہر آ گیا تھا۔ لکڑی کے زینے اور شیشے کی کھڑکیوں پر مضبوط قدم جماتا وہ نیچے اپنے عالیشان بلیک اینڈ گرے کلر کے امتزاج سے بنے ہوئے ٹی وی لانچ میں آ گیا تھا۔ بلیک شیشے کی کافی ٹیبل پر پڑے ہوئے نیوز پیپر کو اٹھا کر اس نے ہیڈ لائنز پڑھے۔ خبر کی پہلی سٹوری میں ہی اس کی خبر تھی۔ وہ سرسری سے اس کو دیتا ہوا آگے کے اپنے آئے ہوئے تمام خبروں پر نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنے ہوم جم کی طرف چل گیا تھا، پر جانے سے پہلے وہ ڈائننگ ایریا میں آیا تھا۔ بوا، جم میں ہوں، 1 گھنٹے بعد طاہر کے ہاتھ جوس بھیج دیجیے گا۔ ٹھیک بیٹے، بوا کی آواز کچن کے اندر سے برآمد ہوئی تھی۔ جم میں آ کر وہ شرٹ اتار کر کاؤچ پر رکھتا ہوا دیوار میں لسٹ اسپیکرز کو آن کر گیا تھا، اپنے سانگ پلے لسٹ اس پر پلے کر دی تھی۔ بلڈنگ لائٹس بائی دا ویکنڈ وسیم جم روم میں تیز آواز میں گونجتا ہوا لگا۔ وہ اپنا ٹریڈ مل چلاتا ہوا اس پر اب ایکسٹریم کارڈیو کرنے لگا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگتا ہوا شروع ہو گیا تھا، ماتھے پر بال چپک گئے تھے۔ ماحول میں ہلکی اور اس کی شرٹ لیس ہونے کے باوجود بھی اس وقت وہ پورا پسینے میں بھیگا ہوا چمک رہا تھا۔ اور ارحان ایک مکمل مردانہ وجاہت کا شکار تھا، تقریباً شروع دور سے ہی ہر لڑکی کا ہوا، مگر نہ جانے کتنی لڑکیوں کو نظر انداز کرتا ہوا معصوم دلوں کو توڑ گیا تھا۔ اس کو کبھی مقابلے جنس میں زیادہ اٹریکشن معلوم نہ ہوئی تھی، پر جس ایک ہی حد تک اس کا دل بے ایمان ہوا تھا، وہ جو اس کی محبت، اس کا جنون تھی، اس کو ارحان میں ایک اچھائی نظر آتی تھی۔ ارحان ٹریڈ مل سے اترتا ہوا اب ڈمبلز اٹھاتا ورزش کرا تھا، اور جم کا گلاس دور کھلا اور شبو میں بسا ہوا یلو سوٹ شرٹ اور بلیک جینس پہنے ہوئے ابتسام جم میں داخل ہوا تھا۔ اسپیکرز کا ریموٹ اٹھاتا ہوا گانوں کی آواز ہلکی کر گیا۔ ارحان اس مداحت پر اپنا ورزش ہوتا اس کی سمت مرا۔ او بھائی بس کر دے، کتنی باڈی بنائے گا، 6 پیکس تو ہیں تیرے، کیا اب 8 بنانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کچھ شرم کر، بچی کی تو شاید جان لے لے گا مستقبل میں۔ اور ہاں، ٹاول سے منہ اور گردن پوچھتا ہوا اس کی بات سے متاثر ہوتا مسکرایا تھا، آنے تو دو، دل سے لگا کر رکھوں گا۔ ابتسام نے منہ بنایا، زن مردی کی انتہا ہے ویسے۔ اور ہاں کا کہہ کر اس کی باپ پر فلک شگاف تھا، بیٹا ذرا صبر کرو، ایک مرتبہ یہ عشق کا مرض آزما تو لو، پھر تم سے پوچھوں گا آٹے دال کا بہو۔ اور ہاں جوس کا گلاس اٹھاتا لبو سے لگا گیا تھا، جو کچھ دیر پہلے طاہر رکھا گیا تھا۔ جانی، آٹے دال کا بہو اب بھی جانتا ہوں، اور یہ عشق جو تم بول رہا ہے نا، اگر ہو بھی گیا نا، تب بھی میں یہ زن مردی کبھی مر کبھی نہ کرو۔ ابتسام پر فرضی کالر جڑتا ہوا فہریہ بولا تھا۔ اور ہاں نے جوس پیتے اس کو دیکھا، اپنا سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو صبر کرو، تھوڑے عرصے بعد پوچھوں گا، ابھی تو آزاد پنچھی ہو نا تم، ابھی تمہاری پرواز اونچی ہی ہے،
ज़मीन पर आओ तब करके करोगे बात। मैं बाहर हूँ, जल्दी रेडी होकर आ जाना, नाश्ता बढ़कर करेंगे, फिर सीबीओ। और फिर एहतसाम जिम से बाहर निकल गया था और हान जिम से मुंसलिक वाशरूम में नहाने के घर से घुस गया था। जरमीना टीवी लॉन्च में सबके हमरा बैठी हुई थी। सब सुबह का नाश्ता करके अब चाय पीने में मशगूल थे। अब सबके लिए एक अच्छी खबर है मेरे पास। हैदर उठकर जेम्स मुस्कुराता हुआ बोलते, सब उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। जल्दी से बता भी थे फिर। जमीना ने पुरजोश होते हुए कहा था। वो इस वक्त जिम्बा बैठी हुई अपनी दादी से सर में तेल की चमची करवा रही थी। बुरहान से बात हुई है मेरी, वो लंदन वाला बिजनेस वाइंडअप करके बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा है। बताएं सब कैसी लगी न्यूज। हैदर ने मुस्कुराते हुए सबसे पूछा। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। अब सच कह रहे हैं हैदर? जोरा बेगम खुशी से कहती हुई उनके बराबर सोफे पर बैठी थी। उनकी खुशी काबिल दी थी, होती भी क्यों ना। उनका जवान बेटा उनके पास आ रहा था। हाँ जी बिल्कुल मेरी प्यारी सोचा मोहतरमा, वो खुशी से बोलते हुए उनका हाथ थाम गया था। जोरा बेगम शुरू होते हुए अपना हाथ उनकी नरम गिफ्ट से जात करवाते उनके बराबर से उठकर अपनी सास के पास जा बैठी थी, जिसके पास हैदर साहब का क्या बुलंद हुआ था। बाकी सब भी हंस पड़ते। मुझे तो सोच सोच कर मजा आ रहा है। भाई आएंगे फिर हम की शादी करेंगे, उफ कितना मजा आएगा ना मामा। हम अभी से लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं भाई के लिए। शर्मिना खुशी से झूमते हुए बोलते हैं। अच्छा अगर बुरहान वहां से अपने साथ एक अदद गोरी बीवी लेकर आया तो क्या करेगी मेरी पोती? इजार और कजई ने मीने को छेड़ा। जी नहीं दादा जान, मेरे भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो अपनी इकलौती बैंक की पसंद से शादी करेंगे। वह मुंह बसोड़ती हुई नाराज होती हुई बोली और बाजू सीने पे बांध लिए थे। इजहार साहब सबकी सीमा देकर आंखों का इशारा करते मुस्कुराए थे। हमारी जान की मर्जी के बगैर पहले कभी कुछ हुआ है जो अब होगा? हमारा पोता भी आपकी पसंद की बेगम लाएगा बस। वो हंसती हुई उनके सीने से जा लगी थी। मेरे प्यारे दादा। एजाज साहब भी उसको अपने बाजू में बीच के थे। मेरी प्यारी पोती। घर के तमाम अफराद उनको देते हुए इस खूबसूरत मंदिर के दामिद होने की दुआ कर गए थे। और हान और इब्तिसाम बोट बेस पर बैठे हुए नाश्ता करते और साथ साथ बातें भी। भाई मुझे तुम्हारा केस सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इब्तिसाम ने मुंह में पराठे करने वाले डालते हुए कहा और हान ने चौंक कर उसको देखा और सवाल किया, क्या मतलब? भाई कल दोपहर जो तुम्हें कॉल की थी ना, मैंने भाभी से मिलने गया था, उन्हीं की जुनी। और हान का नवाला तोड़ता हुआ हाथ लम्हे को साकत हुआ था। कल क्यों नहीं बताया? चल जल्दी जल्दी बता पूरी बात। और हान नाश्ता छोड़कर सीधा हुआ बैठा, जबकि इब्तिसाम अभी पराठे से खूब इंसाफ करता। खाना खाने के ही बीच कल पेश होने वाला पूरा वाकया उसको बताया गया। उसकी जमीना से मुलाकात की बात सुनकर ओरहान ने गुस्से का घूंट पीते हुए उसको देखा था। तू पागल इंसान, इसमें तुझे केस साल होता हुआ कहां से दिख रहा है, जब वो साफ ना में जवाब देकर चली गई है तुम्हें। एहतसाम ने उसको देखकर आंखें घुमाते हुए मुंह बसोरा। भाई तुम्हें सब्र है कि नहीं? तुम आगे की बात तो सुन लो मेरी, पहले से नताइज क्यों आहत खा लेते हो तुम? ओरहान ने उसके घुटने पर एक जोरदार मुक्का रसीद किया था। एहतसाम अपना घुटना से हिलाने लगा। अच्छा अच्छा सब्र, अच्छा अच्छा सुन ले बेसब्रे आदमी। मैं जब वहां से निकलने लगा तो मेरी बात पलवशा से हुई थी। वो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, तुम दोनों से मतलब। इसलिए उसने मुझसे मेरा नंबर लिया, मैंने दे भी दिया। फिर मेरी उससे कल रात कॉल पर बात हुई। वो कुछ बताना चाहती है मुझे, जहां तक मुझे लगा है, लेकिन फिलहाल ट्रस्ट नहीं कर पा रही वो मुझ पर। मगर मुझे इसकी बातों से लगता है कि वो तुम्हारे साथ देगी मुस्तकबिल में। इब्तिसाम बात मुकम्मल करने के बाद फौरन फौरन ही खाने पर झुक गया था, जबकि ओरहान अब गहरी सोच में था। क्या बताना चाहती होगी वो तुम्हें? कुछ भी नहीं समझ आ रहा, उसने पुरसोच आवाज में कहा। फिक्र नहीं करो, कुछ दिनों में भरोसा करने लगेगी वो मुझ पर, फिर मैं बता देगी। तो मैं दोनों की अच्छा मैं इन कुछ दिनों क्या करूं, वो भी फरमा दे मोहतरम। ओरहान ने जल्ले लहजे में बोला और इब्तिसाम हंस पड़ा। भाई दुआ कर दुआ, वही मदद आसान कर सकती है तेरी। इब्तिसाम की तेज चलती हुई जुबान ने इस वक्त जलती पर तेल का काम किया था। ओरहान गुस्से से ताहत पर से उठ खड़ा हुआ था। अब बहुत अरसे से महज दुआ ही कर रहा हूँ, अब बस हो गई है मेरी, अब हासिल करना है उसको बस। इब्तिसाम भी उसकी पैरवाई में उठ गया था, वरना दिल तो अब उसका भी चाह रहा था और नाशा करने का। मेरे भाई फालतू में काम हराम ना करना, मुझे मेरी तरह से इस मामले को डील करने दे। तुम कुछ दिन थोड़ा और सब्र कर लो। और हाँ ने कैश पे किया था और अब पार्किंग में खड़े अपनी कार के जाना पड़ गया था। इब्तिसाम उसके पीछे पीछे था। ओके ठीक है, मैं कुछ दिन कर लेता हूँ सब्र, तुमसे कुछ ना हो पाया तो मैं करूंगा वो जो मैं सोच चुका हूँ। रुहान का चेहरा इस वक्त हर किस्म के जज्बात से आड़ था और लहजा कुछ संगीन होने का पता दे रहा था। इब्तिसाम ने ठट्ठक उसको देखा। अच्छा बताना पसंद करोगे, क्या सोच लिया तुमने? और हाँ ने कहा, गेट खोला और मुड़कर उसका चेहरा देखा। जब करूंगा ना तब भी देख लेना। खुदा हाफिज। घर में बैठी उसने गाड़ी स्टार्ट की थी और जरा से गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि वहां पर इब्तिसाम अब गहरी सोच में और रुहान की सोच पाने की कोशिश में था। जरमीना दोपहर का खाना खाने के बाद अब अपने रूम में बैठी टीवी देखे थी। इसी टाइम उसका फोन बजा। उसने आगे बढ़कर साइड टेबल से फोन उठाया। पलवशा कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। वो टीवी की आवाज कम करते हुए कॉल उठाकर फोन कान से लगा गई। सलाम दुआ के बाद पलवशा ने बात शुरू की। क्या कर रही हो? जरमीना वापस टेक लगाए हुए टांग पर टांग रख के लेट गई थी। कुछ नहीं, टीवी देखे थी, तुम बताओ।
यार मैं बोर हो रही हूँ, तुम फ्री हो तो अभी ओशियन मार्ट चले, टाइम भी इतना नहीं हुआ, मगरिब से पहले वापस आ जाएंगे। जरमीना फौरन टीवी रिमोट की मदद से ऑफ करते हुए बेड से उठ खड़ी हुई थी। यार थोड़ा रुकना, मैं मम्मा से पूछ कर आती हूँ। ये सब बहुत ही टची हो गया है इन वारदात के बाद से। और फिर वो फोन रखकर नीचे लॉन्च में आ गए थे, जहाँ पर जोहरा बेगम अपने साथ का बैठी हुई बातें करती। मामा, विश की कॉल आई थी, अभी ओशियन मार्ट जाने का बोल रही है वो, अभी चली जाओ, मगरिब से पहले वापस आ जाऊंगी, वो जल्दी में खड़ी खड़ी पूछ रही थी। उजरा बेगम और हालदा बेगम ने नजरों का तबादला किया। बेटा मैं क्या कहूँ, मेरी तरफ से तो इजाजत है, आप एक दफा पापा और दादा से भी पता कर लो, हो सकता है वो इतराज करें। लान में बैठे हुए हैं दोनों, उसकी मामा ने उसको बोला, जिस पर वो ससबाब में हिलाते हुए लान में आ गए थे, जहाँ पर हैदर साहब और जहार साहब शतरंज की बसात बिछाए बैठे थे। जरमीना उनको देते हुए माथे पर हाथ रखते मुस्कुराए थे। एक तो आप दोनों की इस बोरिंग सी गेम से मुझे समझ नहीं आती। हैदर साहब ने चौंका बराबर खड़ी हुई बेटी को देखा और फिर मुस्कुरा दिए और बोले, जी बेटा, जिनको खेला नहीं ना आता अमूमन उनको समझ भी नहीं आता। शर्मिला ने आंखें सुखाकर उनकी सिमत देखा। अच्छा भाई, मान लिया नहीं आता खेलना मुझे बस। अच्छा बाबा, विश के साथ शॉपिंग पर चली जाओ, मगरब से पहले वापस आ जाऊंगी प्लीज। ओके बेटा चले जाओ, बस जल्दी वापस आने की कोशिश करना। उन्होंने उसकी इजाजत दे दी थी बगैर किसी बहस व मुबासे के। वह खुश होती उनके गले लगने के बाद अपने रूम में आ गई, पलवचा को रेडी होने का मैसेज कर दिया और खुद भी पर्पल कैम्ब्रिज का सूट निकालकर नहाने के लिए चली गई। फ्रेश होकर आने के बाद उसने बाल खुश किए और सन ग्लासी के साथ ही पिंक टिंट गालों पर वो होंठों पर उंगली की मदद से लगाकर हाफ बाल क्लिप में कैद किए। पैरों में नाजुक सी स्याह मोतियों वाले खुसे पहनती, कांधों पर दुपट्टा ठीक किया और हाथ में सिल्वर घड़ी बांधने के बाद मोबाइल उठाकर रूम से बाहर आ गए। नीचे लॉन्च में बैठी हुई दादी और मामा को अल्लाह हाफिज कहने के बाद यही अमल लामे बैठे हुए दादा और बाबा के सामने दोहराने के बाद वो अपने ब्लैक रोंडी सन ग्लासेस लगाती हुई अपनी कार में आकर बैठी और गाड़ी रिवर्स करने के बाद कार पोर्ट से बाहर निकाल कर ले गई और पलवशा के घर की तरफ रुख था उसका। पलवशा जो तैयार होने के बाद अपनी डाइनिंग रूम में बैठी उसका इंतजार करती, उसकी गाड़ी का हारन सुनकर अपनी अम्मी को अल्लाह हाफिज कहती बाहर आ गई। उसको देखकर हाथ हिलाया, जिसके जवाब में उसने भी मुस्कुराता हुआ हाथ हिलाया और पलवशा कार में जाकर बैठ गई। हाँ जी भाई चले, कुछ बहुत तो रही हो ना जो जरूरी हो। जमीना उसको बैठते हुए कार स्टार्ट करते बोली, नहीं जी ड्राइवर चले बस। पलवशा ने उसको चिढ़ा, जिस पर वो उसको घूड़ी से नवाजने के बाद कार आगे बढ़ा गई। 20 मिनट के सफर के बाद वो दोनों मॉल पहुंच गए थे और कार पार करने के बाद अब अंदर शॉपिंग कर दी। पलवशा एक बुटीक में घुसी ड्रेसेस देखती थी, जबकि जमीना ने उसको सामने शूज की शॉप में जाने का कहकर वो खुद अकेली वहां पर आ गई थी। शहीद जो कुछ देर कबल एक लड़की के साथ यहाँ पर आया था, अब बोर होता हुआ फूड कार्ट में बैठा हुआ इसके सामने बैठी लड़की मसलसल उसको प्यार से बातें देख रहे थे, जिसका वह हुआ हमें वक्फे वक्फे से जवाब दिए देता। अभी वो ऐसे ही बैठा हुआ उस लड़की की बातें जो कि बकौल उसके बकवास थी वो उकताए हुए सुन रहा था, जब उसकी नजर सामने से गुजरती जमीना पर पड़ी। वो उसको देखते ही फौरन अपनी चेयर से खड़ा हो गया था, जिस पर सामने बैठी लड़की ने उसको हैरत से देखा। उसने जल्दी से अपने वॉलेट से 5,000 के 2 नोट निकाले और टेबल पर रख दिए। ये लो, कुछ खा पी कर कैब करके घर चले जाना, मैं जा रहा हूँ बाय। और फिर इससे मत चल दिया था जहाँ पर जमीना गई थी, जबकि पीछे मौजूद लड़की कांधे उचकाकर पैसे थाम गई थी। उसको क्या फर्क पड़ा था, पैसे तो मिल गए थे ना उसे। जमीना खड़ी शाम में इस वक्त एक खूबसूरत ट्रांसपेरेंट हील पहन रही थी। जब शहीद वहां पर आया, उसको गुलाबी पैर में हील बे इंतहा खूबसूरत लग रही थी। शहीद मोहियत से खड़ा उसको देख रहा था। अचानक जमीना को फील हुआ कि वह किसी की नजरों के मसलसल हसार में है। फौरन उसे मुड़कर देखा तो ब्लैक पैंट और रेड जैकेट में गले में सिल्वर चेन डाले ये वही लड़का था जो उस दिन उसे यूनिवर्सिटी में क्लब रजिस्ट्रेशन के मतलब मालूमात लेने आया था। जरमीना एक नजर में उसको पहचान गया थी। उसका अजीब से अंदाज से जरमीना का घूरना बिल्कुल भी उसके समय में नहीं आया था। पैर में मुकीम हील उतारकर वो शायद पर रखती, फौरन मुड़ी तब तक उसके पास आ पहुंचा था। अच्छी लग रही थी वो हील, आपके पैर में क्यों उतार दी? शहीद ने उसका सभी चेहरा आंखों के सामने लेते हुए पूछा था और जरमीना को समझ आया था अब उसकी बात का क्या जवाब दे। वो जाने ही लगी थी, उसके बराबर से निकलकर शहीद ने शॉपकीपर को आवाज दी, ये सुन, ये हील पैक कर दो, ये साइज जो रखा है ना इसी में पैक करना। जरमीना ने हैरत से इसको देखा। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रही हैं, क्यों ली है आपने ये? ले रहा हूँ, ये मुझे अच्छी लग रही है, वो मजे से इसको देखते हुए बोला। अच्छा तो आप पहनेंगे ये क्या, कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है आपको? उसने जलते हुए लहजे में कहा और शहीद ने महसूस नजर से उसको देखा। इतनी देर में शॉपकीपर हील्स पैक करके आया था। शहीद ने वॉलेट निकालकर पैसे उसको दिए और बास काउंटर से उठाकर शॉप से बाहर आ गया था और अब उसको जमीना को तलाश करना था, क्योंकि इस सारी कार्रवाई के दौरान जमीना शॉप से निकल गए थे। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद वो उसको सामने बुटीक में एक लड़की के साथ ड्रेसिंग सिलेक्ट करते हुए नजर आई। उसके जन्म कदम पर आ गया। शीशे के दरवाजे अंदर के जन्म धकेलता हुआ बुटीक में दाखिल हुआ था। ये लीजिए आपकी अमानत। वो हील्स का बाल उसकी सिमर बढ़ाता हुआ बोला।
زمینہ اور بلبشہ دونوں اس کی آواز پر ایک دم مڑی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے تیوری چڑھا کر اس کو مطلب یہ کہ ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست کے لیے پہلا تحفہ۔ اس کا چہرہ نظروں کے سامنے لیتا وقت کمینگی سے مسکرایا۔ میں نہ تو آپ کی دوست ہوں اور نہ میں غیروں سے تعریف وصول کرتی ہوں، اس لیے برائے مہربانی ایسی چیپ حرکتیں میرے ساتھ نہیں کیجیے گا۔ وہ تیز لہجے میں اس کو بولتے ہوئے پلبشہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھے۔ محترمہ ذرا رک تو جائیں، یہ تو بتا دیں کہ اس حرکت میں چیپ کیا تھا؟ وہ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، مگر اس پر اس کے پیچھے نہ گیا تھا۔ بہت مزہ آنے والا ہے تمہارے ساتھ۔ زرمینہ، حیدر اور قزیب شہید کے چہرے پر اس وقت مکرو مسکراہٹ تھی۔ زرمینہ بغیر مڑے پلبشہ کا ہاتھ تھامے مال سے باہر آ گئی تھی اور فوراً کار ان لاک کرتے ہوئے سامان اندر بک سیٹ پر رکھ کر خود آگے بیٹھی اور پلبشہ کے اندر بیٹھتے ہی کار مال کے ہاتھے سے باہر نکال کر شہراہ پر دوڑا دیتی۔ مینے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ جانتی بھی ہو اس کو؟ شہید بہاری، پورے کیمپس کا سب سے گھٹیا کماش کا آوارہ لڑکا ہے یہ کہاں سے پیچھے لگا لیا اس کو؟ پلبشہ نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ بھائی، میں نے کوئی پیچھے نہیں لگایا، خود اس دن کلب میں رجسٹریشن کا پوچھنے آیا تھا، میں نے سلیکشن کمپنی کا بتا دیا اس کو، اور آج میں جب تم ایڈریس دیکھ رہی ہوں تب سامنے شاپ میں ہیلز پسند کاری تھی، وہ اس نے خریدی۔ آگے کا واقعہ تمہارے سامنے ہے، اب بتاؤ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ زمینہ کی طرف سرسری سے نظر ڈال کر اب ڈرائیونگ پر فوکس تھا۔ تمہارا تو کہیں کوئی قصور نہیں ہے، پر احتیاط کرو، یہ لڑکا صحیح نہیں ہے۔ اس کی بات پر تائید کر گئی تھی اور نظر سامنے سڑک پر فوکس تھی۔ پلبشہ کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ ابتسام کالین لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے شرمیلی مسکان کے ساتھ کال اٹھا لی۔ آپ سے رہا نہیں گیا نا؟ آپ کو بولا تھا نا جب میں میسج کروں تب بھی کال کیجیے گا۔ پلبشہ نے مسلم حفقی آواز میں سما کر بغیر اسلام دعا کے بات شروع کی تھی۔ ابتسام، جو کہ اورحان کے ہمراہ اس کے کمرے میں فون کا اسپیکر آن کر کے بیٹھا، اب کسیانہ سا ہو گیا تھا کیونکہ اورحان اس کی ذلت پر اس کو تمسا اڑاتی ہوئی نظر سے دیکھنے لگا۔ وہ میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے بات کرنے کا، تبھی میں نے کال کر دی۔ ابتسام کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ اب کیا بہانہ گڑے، اس لیے کاندھے اچکاتے ہوئے یہ بول گیا، اچھا ریلی، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ جلدی کیجیے، میں بہت ہی بزی ہوں اس وقت۔ پلبشہ مصروف سے انداز میں بولی۔ اس پر ابتسام نے سامنے بیٹھے دوست کو دیکھا جو اب پیچھے ہنسی روکنے کی کوشش میں تھا۔ ابتسام کو اب غصہ آیا۔ چلے ٹھیک ہے، اب کام کیجیے، میں اب آپ کو آپ کے میسج کرنے پر ہی کال کروں گا، خدا حافظ۔ ابتسام پھر رکنے ہی والا تھا کہ کمرے میں پلبشہ کی آواز گونجی، ارے نہیں، اب کال کر لی ہے تو تھوڑی دیر بعد کر ہی لیتے ہیں۔ پلبشہ نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا، جس پر ابتسام نے اورحان کی طرف دیکھتے ہوئے فریہ اپنے فرضی کالر جڑ رہے تھے۔ اوکے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، بتائیں کیسا گزرا آپ کا آج کا دن؟ صحیح تھا، آپ کا کیسا تھا؟ میرا بھی صحیح تھا۔ ابتسام نے یہ بولتے ہوئے اورحان کی سمت دیکھا جو کہ مسلسل اس کو بات آگے بڑھانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اچھا پلبشہ، میں نے سوچا کہ اب ہمیں کچھ پلان کرنا چاہیے۔ اورحان اور زمینہ کے متعلق کیا کہتی ہیں آپ؟ ابتسام نے بہت ہی سوچ سمجھ کے لفظوں کا چناؤ کر کے کہا تھا، جس پر پلبشہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ فی الحال تو ہم کسی اور مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کرتے ہیں یہ پلان بھی پر کچھ دن بعد۔ پلبشہ کی آواز میں صاف پریشانی ظاہر تھی۔ ابتسام بھی چونک کو اس کی بات سنی۔ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں، کیا پتا میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں؟ ابتسام نے ہلکی آواز میں اس کو کہا، جس پر پلبشہ ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر سیدھے ہو کر بیٹھی۔ آپ کچھ کر تھوڑی سکتے ہیں، ہماری یونیورسٹی کا مسئلہ ہے ایک، آپ ہی بتا دیجیے۔ باتیں شیئر کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ابتسام نے اپنی ازلی نرم مزاجی کے زیر اثر کہا، جبکہ اورحان ہاتھ کے اشارے سے واہ واہ کرتا اس کو مسل چھیڑ رہا تھا۔ ہاں، بات تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، اصل میں نا ایک گندا کماش کا لڑکا مینے کے پیچھے پڑ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں ہم، وہ پریشان سے بولی۔ ابتسام بھی کافی تشویش میں تھا، جبکہ زمینہ کا نام سن کر اورحان کی ہر سماعت کان بن گئی تھی۔ پوری بات سننے بغیر اس کے ماتھے پر لکیروں کا جال موجود تھا۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ زیادہ تیش نہ دلائیے گا اس لڑکے کو، بس نظر انداز کیجیے۔ اورحان ابتسام کی بات پر اپنی پرسوچ کیفیت سے باہر آیا اور اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا سگریٹ کا ڈبہ اٹھا کر ایک سگریٹ نکال کر سلگائی اور قدم اپریاز کی جانب بڑھا دیا۔ ابتسام نے پلبشہ سے بات کرتے ہوئے اورحان کے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھا تھا۔ پلبشے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، ایک ضروری کال آ رہی ہے۔ اوکے ٹھیک، آپ کا مشورہ صحیح ہے، میں نے بھی یہی بولا تھا مینے کو، ہے بعد میں ہوتی ہے بات، خدا حافظ۔ پلبشے کال کاٹنے لگے جب ابتسام کی اونچی آواز اس کے کان میں پڑی، خیال رکھیے گا اپنا، کل پھر کال کروں گا آپ کو، خدا حافظ۔ مسکراتا ہوا کال کاٹ گیا تھا اور اب اٹھتے ہوئے اورحان کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اورحان ریلی میں جھکا ہوا سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ نہیں، اورحان نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے جواب دیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کچھ سوچ نہ ہو اس وقت، بتا بھی کیا سوچ رہا ہے اورحان؟ ابتسام نے جھنجھلاہٹ کے ساتھ اس کو پکارتے ہوئے کہا، انتظار کر رہا ہوں فی الحال، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابتسام نے پرسوچ نظر اس کو دیکھا، کس بات کا انتظار؟ صبح ہونے کا،
उसने मुख्तसर जवाब दिया और सिगरेट को पैरों के नीचे मसलता हुआ वापस अपने बेडरूम में आ गया था और इब्तिसाम भी उसके पीछे रूम में आया। कल क्या करोगे? यार ज्यादा सवाल ना कर, जा यहाँ से, सोऊंगा मैं, सर में दर्द हो रहा है। और हान उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर औंधे मुंह बेड पर लेट गया था। इब्तिसाम दरवाजे की तरफ बढ़ा। ओके, गुड नाइट। इब्तिसाम अपने पीछे लाइट्स ऑफ करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि औरहान अब सीधा होकर लेटते हुए अंधेरे कमरे में गैर मियारी नुक्ते को घूरा था। नींद तो वैसे भी उसको कल ही आनी थी। जरमीन 9 बजे के करीब यूनिवर्सिटी पहुंची। ओरहान की गाड़ी रोज की तरह उसके पीछे थी। उसकी गाड़ी से कदे दूर अपनी कार पार्क करने के बाद ओरहान अब उसके अंदर जाता हुआ देख रहा था। जब भी उसकी नजर जरमीना के बराबर आते हुए उसी दिन वाले लड़के पर पड़ी, वो फौरन कार से निकलता हुआ कार को लॉक करता हुआ उसकी जानब बढ़ गया था। हेलो प्रिटी गर्ल। शहीद ने जरमीना का वजूद नजरों के हिसाब में लेते हुए उसको कहा, और जरमीना को उसकी अत्यंत गुस्से में नजर से गहन से महसूस हुई थी। वो उसको नजरअंदाज करते वहां से निकलने लगे जब शाहीन ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली थी। जरमीना ने एक नजर उसको और फिर एक नजर उसके हाथ में मुकीम अपनी कलाई को देखा। वो उसको कुछ बोलती उससे पहले ही ये मंजर देखते हुआ पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस लंबा चौड़ा ओरहान तेज कदम उठाता हुआ उन तक आ पहुंचा और एक झटके से शहीद की शर्ट का कॉलर थाम कर उसका रूह अपनी जानब किया। बगैर शहीद को कुछ समझने का मौका दिए अपने माथे का एक जोरदार वार शहीद के मुंह पर किया था, जिसके सबब वो जमीन बोस हुआ था। उसके बाद ओरहान पंचों के बल पर झुका। आइंदा तू मुझे उसके करीब भी नजर आया ना तो तुझे जान से मार दूंगा, समझा? शहीद ने अपने सामने खड़े पुलिस की वर्दी में मौजूद शख्स को देखा था, जो उससे 3 से 4 साल बड़ा था और कद काट में भी उससे डबल। उसने अपने होंठ और नाक से निकलते हुए उनको हाथ लाकर रोकने की कोशिश की और हान शहीद को मजीद मारने की नीयत रखता था, जो कि जरमीना फौरन बाम के थी। उसने आगे बढ़कर अपने वजूद का पूरा जोर लगाया और शहीद पर झुके हुए ओरहान को कुछ पीछे धकेला था, जो कि अब कुछ कदम के फासले पर खड़ा लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। जब से ओरहान की आंखें लाल अंगारा होने लगी थी। तुम शहीद बहारी, ये मार याद रखना, आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो आज तो जान से बच गई हो, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? वो गुस्से से कामती हुई आवाज में सूरज चैल हुए शहीद पर हल्का सा झुका बोल थी और उंगली के इशारे से उसको बाबर भी करवाया। शहीद अपने मुंह से निकलता हुआ खून सर पर थूकता हुआ खड़ा हुआ और वापस आने लगा। तू पछताएगा पुलिस वाले, अब उल्टी गिनती शुरू कर दे, बहुत गलत जगह पर हाथ मारा है तूने। और हान उसकी बात सुनता हुआ उसको जान से मारने की नीयत से जबरे बीच आगे बढ़ा। इतनी देर में जरमीना उसके बीच में आगे थे, जबकि शहीद मौका देखते हुए पल भर में वहां से खिसक गया था। आप होते कौन है इस तरह से उसको मारने वाले? हाँ, जमीना उसकी आंखों में आंखें डालती तय से दबी हुई आवाज में इस्तफसार कर गए। ओरहान का चेहरा अभी गुस्से की शिद्दत से तमतमा रहा था। तुमने देखा नहीं, छू रहा था वो तुम्हें। ओरहान ने गुस्से से दबी हुई आवाज में गुराया। हाँ, तो आपको उससे क्या? वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है, समझे आप? ओरहान का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर था। वो गुस्से की हदूद को छूते हुए उसका हाथ दबोच गया था और उसको घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक लेकर जाने लगा। इर्द गिर्द से गुजरते हुए इक्का दुक्का स्टूडेंट्स इन दोनों को गौर से देखने लगे। जरमीना मसलसल अपना हाथ उसकी जानलेवा गिरफ्त से निकालने की सही कर रही थी, मगर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि जमीना की हर कोशिश नाकाम रही। कार के पास पहुंचते ही वो कार की में मौजूद बटन दबाकर कार अनलॉक कर दिया था। ये आप क्या कर रहे हैं? होश में तो हैं? छोड़े मुझे, हाथ छोड़े मेरा। वो उसकी बातें नजरअंदाज करता हुआ उसको फ्रंट पैसेंजर सीट पर धकेलता हुआ फौरन कार लॉक कर दिया था और खुद घूमकर ड्राइवर सीट पर आ बैठा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। जरमीना मसलसल कार का लॉक घुमा रही थी। अब इसकी हर कोशिश नाकाम होने लगी थी क्योंकि कार 4 लॉक हो चुकी थी। ओरहान, ये आप क्या कर रहे हैं? किधर लेके जा रहे हैं आप मुझे? शर्मिना से हमें भी शेरनी की तरह घुराए। ओरहान ने मोहब्बत भरी नजर से अपनी आंखें रोड से हटाकर जरमीना का हसीन चेहरा देखा था, जो कि पसीने से भीगा, गुस्से और घबराहट के बहस लाल हो रहा था। ओरहान का उसको देखते हुए कार चलाना दो बार होने लगा था। वो फौरन अपनी तवज्जो सामने रोड की जानब कर गया था, वरना कोई हादसा उसकी बेखुदी की नजर हो जाता। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये वही कुछ देर पहले वाला आतिश फशां के मानस शख्स है, जिसके चेहरे पर इस वक्त हल्की ठंडी हवा जैसी मुस्कुराहट और आंखों में बेपनाह मोहब्बत रक्सा थे। तुम्हारे मुंह से 3 साल बाद अपना नाम सुनकर जो सुकून मिला है ना सर, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। काश वक्त और हालात कुछ और होते तो इस वक्त मैं तुम्हें अमली तौर पर भी अपनी खुशी से आगाह करता था, तुम्हें छूता महसूस करता, लहजा था कि चीनी की चाशनी गोले हुए। जरमीना उसकी बात सुनते हुए जी जान से काम गए। किस किस्म की गिरी हुई गुफ्तगू है जी? आप किधर लेकर जा रहे हैं मुझे? कार रोके वरना मैं चलती हुई कार से छलांग लगा दूंगी। रोकें कार। वो हल्के बढ़ चलाई थी और हान ने उसको अफसोस से देखा था। मेरी जान क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो बिलावजह? गाड़ी मेरी मर्जी से ही रुकेगी, तुम्हारे चीहरे चलाने का कोई भी फायदा नहीं। और हान तासब से उस पर जरमीना ने रोती हुई आंखों से उसको देखा था। प्लीज कार रोक दें, ऐसा नहीं करें। वो रोना शुरू हो गई थी, आवाज में हल्की सी लजरिश थी। और हान ने सरसरी से उसको देखा था, पर अब की बार वह खामोश रहा। कार के खामोश माहौल में अब जरमीना की हल्की हिचकियां गूंजने लगी थी और हान ने फौरन कार को साइड पर रोड का ब्रेक लगाया। रोना बंद करो रजर,
मुझे तकलीफ हो रही है, वो बगैर उसकी तरफ देखे हुए बोला था, लेकिन अब भी वो गाड़ी की खिड़की की तरफ मुंह किए हुए मसलसल रो रही थी। गाड़ी रुकने के बाद वो मजीद दरवाजे के अंदर घुस गई थी और ऐसी ही कोशिश में थी कि वो और उरहान की पहुंच से दूर ही रहे। उरहान ने उसकी तरफ देखा और कांधों पर हल्की गिरफ्त डालते हुए उसको थामकर उसका रूह की तरफ किया। जमीना कांधों पर उसकी गिरफ्त महसूस करती हुई जी जान से लजर गई थी। न जाने अचानक जमीना में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। उसने एक जोरदार चंटा उरहान के गल पर दे मारा। उरहान और वो खुद भी शशतर रह गए थे। उसके बगैर कुछ कहे उसके कंधों पर हाथ हटाकर फौरन कार स्टार्ट कर दी थी। जमीना को अपनी जरूरत पर हैरानी हुई, लेकिन अब उसमें कुछ बोलने की हिम्मत भी ना थी। उरहान से ऊपर से उरहान का चट्टानों जैसे साहती लिए हुए चेहरा वो किन अखियों से उसको देखने लगे। दिल ही दिल में उसने शुक्र भी किया था, क्योंकि उरहान वापस कार यूनिवर्सिटी के रास्ते पर मोड़ चुका था। वापसी का सफर बहुत ही खामोशी से कटा था। दोनों में से कोई भी कुछ ना बोला। यूनिवर्सिटी के अंदर कार लाने के बाद जब वो उसके कैंपस पर लाकर गाड़ी रोक गया तो जमीना ने फौरन हाथ बढ़ाकर कार का दरवाजा खोलना चाहा, जो अब भी बंद था। मैं चाहता तो अभी आराम से चांटे का बदला ले सकता था तुमसे, पर मैं इतना कमजोर तबीयत का मालिक नहीं हूँ। पर आज तुम्हें एक बात बता देता हूँ, बहुत जल्द तुमसे इसका और और तुम्हारी बाकी तमाम की हुई ज्यादतियों का हिसाब जरूर लूंगा मैं। जमीना, हैदर और कुजई तैयार है ना? अब बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम आराम से मान जाओ, वरना मुझसे पीछा छुड़वाना नामुमकिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो बगैर की तरफ देखे सामने सड़क पर नजर जमाए में बारी मगर धीमी पूरी सराट आवाज में बोला था। लहजा बहुत कुछ बाबा करवाता हुआ था। जमीना के तेजी से लाख घुमाते हुए हाथ उसके आवाज पर आप रुके थे और उसकी बातें सुनकर जमीना की रीढ़ की हड्डी में सुनसनी दौड़ गई थी। अब मेरी बात का कोई एक जवाब दो, हाँ या ना में, जल्दी से। अगर मैं अपनी मोड़े को तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए भेजूं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? जमीना उसके सवाल पर साकन हो गई थी। वो आंखें फाड़े उसी को देख रही थी और हाँ ने सामने से नजर हटाकर उसको देखा। उसकी नजरों में न जाने ऐसा क्या था कि वह फौरन आंखें नीचे कर गए। जवाब चाहिए मुझे सर, जवाब दो डैमिट। वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारता हुआ जोर से चलाया और जमीना सहम गए। जर सिर्फ जवाब मांग रहा हूं मैं, जवाब दो शाबाश। आपकी आवाज कदरे हल्की थी पर लहजा अब भी वैसा ही था। नहीं। मुख्तसर जवाब जमीना की तरफ से आया था, जिस पर उरहान ने सर इसबाब में हिलाकर कार को अनलॉक किया। वो फौरन बगैर किसी मत देखे कार का लॉक खोलती बाहर निकलती तकरीबन भागती हुई कैंप्स के अंदर गायब हो गई थी। और उरहान की नजरों ने उसका ताकुब उस वक्त तक किया था जब तक वह नजर से ओझल न हो गए। उसके जाने के बाद उरहान ने अपने माथे पर आए हुए बालों को हाथ से पीछे किया था और अपने उल्टे गाल पर हाथ रखे उसको हिलाने लगा था, जहाँ पे कुछ मिनट पहले जमीना के हाथ का लम्स था। चांटे की सूरत ही सही, वो हल्का सा मुस्कुरा दिया था, लेकिन ये मुस्कुराहट सिर्फ 5 सेकंड की थी। उसके बाद वापस वही बेतासुर चेहरा। मुश्किल चीजें करने का शौक तो मेरा बचपन का है, तुम्हें हासिल करने की जुस्तों में बहुत ही लुत्फ आने वाला है मुझे सर, बहुत ही ज्यादा लुत्फ। वो बेतासुर चेहरे के साथ ये सब सोचते हुए कार स्टार्ट कर गया था और जन से कार भगाते हुए वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आया। जमीना तेज कदम बढ़ाती हुई वॉशरूम्स में आ गई थी। शुक्र था कि इस वक्त वहां पर कोई ना था। उसने फौरन अपना बैग उतारा और वॉश बेसिन पर झुकी मुंह पर 3-4 पानी के छिनके मारने लगे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। और रहान के हारिस वाले उसकी पूरी हंसी झंझला कर आ दी थी। उसके दिल ने कहा था कि हाँ कर दे, यही तो वो शख्स है जो तुम्हारी कम उम्र की मोहब्बत है। जब अब तुम्हें यह होती मिल रहा है तो क्यों कफराने नेमत कर रही हो? मगर फिर उसके दिमाग ने बीच में टांग अड़ा दी कि कौन होता है ये शख्स जो जब उसका दिल करे तुम्हें इस्तेमाल करे और जब दिल करे शादी की पेशकश कर दे। और तुम्हें क्या मालूम कि बेवकूफ लड़की, क्या पता ये कोई नया गेम खेल रहा हो तुम्हारे साथ। हाँ, ये गेम ही तो है, चालबाज है वो। अगर मैं हाँ कर देती तो यकीन वो मेरा मजाक बनाते कि इतनी नफरत के पापड़ पड़ रही हो, लेकिन एक बात पर ही मान गए, यकीनन वो यही करते। वो अपने बेकरार दिल को दिलासा देती हुई बोली। अपना गीला चेहरा टिश्यू पेपर से खुश कर गई। अपना बिखरा हुआ हुलिया दुरुस्त करके वॉशरूम से बाहर निकले। 10 बजने में कुछ टाइम था, अभी दूसरा पीरियड शुरू नहीं हुआ। ये सोचते हुए उसे अपने कदम क्लासरूम की तरफ बढ़ा दिए। बुरहान किसी को बताए बगैर पाकिस्तान सबको सरप्राइज देने की नीयत से अपने फ्लैट से 1 महीने कबल ही आज पाकिस्तान आ गया था। वो जब कैब से अपने घर के सामने उतरा तो चौकीदार भी खुशी से उसकी तरफ बढ़ा था। बुरहान बाबा, आप कितने सोरे लग रहे हैं ना, बिल्कुल अंग्रेजों जैसे। आए बशीरे देख, बुरहान बाबा आगे हैं। वो जोर से खुशी में चलाता हुआ बुरहान की आमद की बाबत बताने लगा और बुरहान ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर हाथ रखा था। अरे रफी चुप, तू रह, सबको बताकर तू मेरा प्लान खराब कर देगा सारा। वो उसके मुंह से हाथ हटाते हुए होंठों पर उंगली रख के उसका खामोश रहने की तलकीन कर गया और चौकीदार फौरन खसियाना से हो गया। उसका अपने खामोश रहने का यकीन दिलाते हुए वो मेन गेट खोल गया था, जिस पर बुरहान हल्के कदम बढ़ाता हुआ घर में दाल हुआ लाम में पानी डालते हुए माली पापा भी उसको देते हुए खुशी से कुछ कहने लगे थे कि बुरहान ने उनको सड़के हमसे सलाम किया और अपने होंठों पर उंगली रखते हुए खामोश रहने की तलकीन की, जिस पर वो मुस्कुराते हुए सड़ हिला गया। फिर वो
पिछले लाइन की सीमत बढ़ा। बैक डोर खोलते हुए वो अंदर कदम रख गया। इधर उधर नजरें घुमाकर उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया, कोई भी नहीं था। वो हल्के कदम उठाता हुआ किचन में आया, जहाँ उसको अपनी मामा खड़ी हुई नजर आई थी। उनकी इसकी तरफ पुश थी। वो कुक को लंच में बनने वाले खाने की बाबत हदायत दे दी। बढ़ान हल्के कदम उठाता हुआ उनकी पुश तक पहुंचा। उनकी आंखों पर पीछे से अपने हाथ रखती है। उनकी बोलती हुई जुबान रोके थे। कुक ने हैरान नजर से इस अनजान लड़के को देखा था, जो कि उसके इशारों में खामोश रहने को कह रहा था। जोहरा बेगम अपनी आंखों पर मौजूद हाथों को छू कर महसूस करने की कोशिश करने लगी थी कि आया ये है कौन। हाथों से तो उनको ये मर्दाना हाथ मालूम हुए थे। उनके दिल ने कहा था कि जिनके बेटे के हाथ हैं, पर उसको तक महीने बाद आना था। बरहान, क्या ये तुम हो? लेकिन बरहान तो अभी आना ही नहीं था ना। बरहान ने अपनी हंसी जब्त करते हुए सर हिलाया। लेकिन ये हाथ बरहान जैसे ही है। हैदर, क्या ये मजाक है? क्या लगा कर आए हैं आप हाथों पर? जड़ियां गायब हो गई हैं आपकी। वो अपनी बात का लुत्फ उठाती हुई हंसी थी। बरहान से भी अब अपनी हंसी जब्त करना मुहाल हो गया था। उसका कहकर किचन में गूंजा था और उसी ही दौरान वो उनकी आंखों से अपना हाथ हटा गया। जोहरा बेगम मुरीद उनका बेटा अपनी भरपूर वजाहत के साथ सामने खड़ा मुस्कुराता हुआ उन्हीं को देख रहा था। एक दफा को तो उनको लगा कि वो जैसे हवाब देख रही हो। अरे भाई, निकल आए सप्ते की कैफियत से, आपके सामने खड़ा हूँ, हवाब नहीं हूँ कोई। बुरहान बोलता हुआ अपनी बाहों में बीच गया था। बरहान, मेरे बच्चे, इतना खूबसूरत तोहफा, छोड़ो मुझे तुम्हारी शक्ल तो देखने दो। उसके हसास से निकलती उसका चेहरा थाम गया थी और बरहान हंसने लगा। देख ले, वैसा ही चेहरा है ना, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? बरहान शरारती अंदाज में बोला था और जोहरा हंसी थी। 6 फुट कद निकल लिया था, मगर हरकतें अब भी वही बच्चों वाली हैं तुम्हारी। उसके साथ लगी हुई किचन से बाहर आ गई थी। हाँ, तो 3 साल बाद आ रहा हूँ, अभी आपसे जिंदगी से मिलो क्या? मामा, कुछ तो रहम करें यार। वहां लंदन में फीके लोगों के साथ रहने के बाद ऐसा फीका हो गया हूँ, और आप कह रही हैं कि अभी भी शरारतें ना करो? क्या है भाई, डेट्स नॉट फेयर। वो मुस्किन सूरत बनाकर उनको देखने लगा और जोहरा बेगम खिलखिला कांटती। तुम भी ना? उसके कांधों पर सरती प्यार से उसका चेहरा देखती हुई बोली थी। बरहान इनका माथा चूम गया। हाँ, मैं भी ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ ना। बाहर रफी भी यही बोल रहा था। अच्छा, दादा दादी कहाँ पर हैं? और बाबा? मेरी जंगली बिल्ली तो यूनिवर्सिटी में होगी ना इस वक्त, है ना? दादा और बाबा आपकी ऑफिस में हैं, दादी नमाज पढ़ रही है और आपकी बिल्ली बिल्कुल सही समझे आप की यूनिवर्सिटी में है। बुरहान ने अपनी माँ के हमरा कदम दादी के कमरे की जानिब बढ़ा देते। ओके ओके, पहले दादी जान से मिलते हैं, फिर ऑफिस जाएंगे दादा और वालद मोहतरम से मिलने, उसके बाद बिल्ली को पिक कर लेंगे। हाउस द प्लान? मीने फ्री हो जाती हो ना 3 तक? बुरहान ने पूरा प्लान तरतीब दिया था और जरा उसको सताइशी नजर से देखती हुई सर हिला गए थे। बहुत जबरदस्त प्लान है, अभी चलो अम्मी से तो मिलो। बुरहान मुस्कुराता हुआ दादी के कमरे का दरवाजा हल्का सा बजाता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। वो आंखें मूंदे तस्वीर पड़ थी। वो अपनी माँ को वहीं पे छोड़ता हुआ दादी के कदमों में जा बैठा था, अपना सर उनके गोद में रख गया। हालदा बेगम चूमकर आंखें खोल गई थी। अपनी गोद में बूढ़े बालों वाले सर को देखकर वो हैरान रह गई। ये तो उनका पोता था। आधी तस्बीह का दाना पाकर उन्होंने तस्बीह सर पर रखी और झुक कर उसका माथा चूम लिया। अस्सलाम वालेकुम। वो अपना सर उठाता हुआ उनके हाथ अकीदत से चूमते हुए बोला, वालेकुम सलाम मेरे प्यारे पोते, मेरे दिल के सुकून। वो मुस्कुराता हुआ उनको देखने लगा। आप तो मजीद खूबसूरत हो गई हैं दादी, लगता है दादा जान खूब प्यार कर रही हैं आपसे, दिन ब दिन निखरते जा रही हैं। वो शरारती अंदाज में बोला, जिस पर जोरा बेगम का कहकर बुलंद हुआ था और हालदा ने बुढ़ान के कंधे पर थप लगाई थी। बाहर मुल्क में रहकर बिगड़ गया है ये लड़का। वह हफा तो ही बोली और बुढ़ान ने फौरन मुस्कुराते हुए कानों को हाथ लगाया था। माजर ज्यादा ही बोल गया। आगे बार दोनों सास बहू का कहकर कमरे में गुंजा था और बुढ़ान ने दोनों को देखा और उठ खड़ा हुआ। सही है भाई लेडीज, आप ग्रुप बंदी कर ले, मैं तो जा रहा हूँ अपने पार्टनर्स के पास, आप लोग तो मिलकर मेरा मजाक बना रही हैं। वो बोलता हुआ कमरे से बाहर निकला था। अरे रुक तो जाओ, कुछ खा तो लो। जोरा बेगम उसको पुकारने लगे। नहीं जी, बस लंच भी अपने पार्टनर के साथ ही करूंगा अब, अल्लाह हाफिज। ये नहीं सुधरेगा। जोरा ने अपनी सास को देखा जो उन्हीं को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बढ़ान मुस्कुराता हुआ लाइन में खड़ा अपनी कार में बैठ गया था, जो उसकी गैर मौजूदगी में कोई ना चलाता था, पर साफ वो ऐसी हो रही थी जैसे रोज उसको कोई ड्राइव कर रहा हो। वो सुकून बड़ी मुस्कुराहट से अपनी कार और फिर अपने घर को देता हुआ गाड़ी स्टार्ट कर गया था और रिवर्स करके कार्डपोर्ट से बाहर निकल आया था। अपने मुल्क और अपनी सरजमीन की बात ही कुछ हो रहा है। जन्नत जैसे किसी देश में भी चला जाओ, मेरे पाकिस्तान वाली वहां पर कोई बात ना होगी। वो स्पीकर ऑन करता हुआ कार अपने बाबा के ऑफिस की जन्म ले गया था। ऑफिस में सभी उसको देख के पहचान चुके थे। जब वो सदर में मौजूद अपने दादा और बाबा की मेहनत से खड़ी की गई शीशों से बनी हुई कजई कजई इंटीरियर्स में दाखिल हुआ तो सभी उसको देखकर सर के हमसे वेलकम करने लगे और सबको मुस्कुराता हुआ जवाब देता रहा, अस्सलाम वालेकुम। बरहान सर कैसे यहाँ पर? आपको देखकर बहुत ही खुशी हुई, वेलकम बैक। बरहान रिसेप्शन पर पहुंचा, वहां पर खड़ी सेक्रेटरी ने उसको देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। बाबा और दादा अंदर फ्री हैं? बरहान ने संजीदगी से उस लड़की से पूछा जो बहुत ही जज्बात लिए हुए उसको देख रहे थे। जी सर, मैं कॉल करके आपकी आमद का बता देती हूँ। वो फोन का
रिसीवर उठाने लगी और बुरहान ने फौरन उसको रोका। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद जाकर जा रहा हूँ अंदर। और फिर वो अपने दादा और बाबा के मुश्तरका ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। दोनों ने हम वक्त लैपटॉप से नजर उठाकर सामने देखा तो खुशी से दोनों के चेहरे खिल उठे थे। सरप्राइज! बुरहान आगे बढ़ता हुआ इन दोनों के गले लग गया था और इज़हार उर्कज़ई और हैदर उर्कज़ई उसको देखकर बेइंतहा खुश थे। तुम वक्त से पहले ही आगे, बहुत अच्छा किया, हैदर साहब ने उसको देखते हुए कहा। अब वो तीन एक ही टेबल के गिर्द चेयर डालकर बैठ गए थे। बस मुझसे इंतजार नहीं हुआ, तभी मैं आ गया। बाबा, कुछ खाने को तो मंगवा लें। घर से तो मैं खाली पेट आ गया। वहां पर तो दोनों सास बहू मेरे खिलाफ ग्रुप बंदी कर रही थी और मुझे अपनी जंगली बिल्ली को भी पिक करने जाना है, इसलिए जल्दी से लंच ऑर्डर कर दें। बाबा, वो दोनों ही बुरहान की हंसी मजाक करने वाली नेचर से वाकिफ समझ गए थे कि क्या माजरा हुआ होगा और हैदर ने इंटरकॉम पर लंच लाने का कहा और अब वो तीनों बातें करने में मशगूल हो गए थे। जरमीना क्लास लेने के बाद बाहर गार्डन एरिया में बैठी हुई पलवशा को आज सुबह होने वाले तमाम वाकया का बता रही थी। मीने, तुमने उनको चांटा ही मार दिया। पलवशा मुंह खोले उसी को देखी थी जब जरमीना ने नदामत से चेहरा उठाया। हाँ यार, मुझे खुद अंदाजा नहीं हुआ, जब एहसास हुआ तब तक मैं इनको मार भी चुके थे। और उन्होंने जवाब में तुम्हें कुछ ना कहा। पलवशा को अपनी दोस्त की गई हरकत पर अब भी यकीन नहीं आ रहा था। पलवशा, तुम यकीन नहीं करोगी जो उन्होंने मुझे कहा। बता भी दो अब। उन्होंने अपनी मामा को मेरा रिश्ता लेकर बेचने के बारे में पूछा मुझे। क्या? पलवशा तकरीबन चीखती भी खड़ी थी। तुमने क्या जवाब दिया? जाहिर है ना ही बोला होगा ना बेवकूफ। जरमीना ने झंझलाहट से उसके पुरसोच चेहरे पर कुछ तलाश करने की कोशिश की। कुछ दिन की खामोशी के बाद पलवशा बोली, कुछ भी था, लेकिन तुम्हें इस तरह से किसी मर्द पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मर्दों की भी इज्जत होती है जरमीना, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से औरतों की होती है। पलवशा ने संजीद से उसको देखे हुए कहा था और जरमीना को नाचार भी उसकी बातों से इत्तेफाक करना ही पड़ा। गलती तो हो गई थी उसे। तुम सही हो विश, पर मैं क्या करूँ थी, मुझे उलझन होने लगी है। यूं इस तरह से उनके बाबा छूने से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। वो अपने पॉइंट को ठीक साबित करने की कोशिश में थी, पर पलवशा को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ न आई। जानती तो तुम भी हो कि तुम्हें छूते हुए उनकी नीयत क्या होती है। खैर, आइंदा कोशिश करना ऐसा ना हो, खुसूसन उस शख्स के साथ जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। पलवशा की हरी बात पर वो हक्का बक्का से उसको देखी थी। जिससे पहले कि वो उसको कोई जवाब देती उसका फोन बजा। अरे भाई की कॉल है, वो भी पाकिस्तान वाली सिम से। वो खुशी से बोलती हुई अपनी जगह से खड़ी हुई। पलवशा ने भी खुशी और हैरत की मिले जुले तासरात के साथ उसको देखा। हेलो भाई, ये क्या, आप पाकिस्तान के नंबर से कैसे कॉल कर रहे हैं? जरमीना खुशी से भरपूर आवाज में बोले। बरहान उसकी आवाज सुनकर हंस पड़ा। आप जरा बाहर आए कैंप्स के, बरहान ने उसको कहा, जिस पर वो खुशी से तकरीबन भागती हुई बाहर आई थी। और वहां पर उसने ब्लैक रोलर के साथ अपने भाई को टेक लगाए देखा, जिसने उसको देखकर व्यू की सूरत में हाथ हिलाया था। वो बच्चों की जहाँ बाती उस तक पहुंची और उसके सीने से लगी थी। बरहान उसका गले से लगाए हुए हंस रहा था। ओ भाई बस करो, देखो ये स्टूडेंट्स कुछ अजीब सी नजर से देख रहे हैं हमें। रीने जरमीना ने अपने आंसू से तार चेहरे को उसके सीने से उठाया था और हंसते हुए एक मुक्का उसके बाजू पर मारा। हाँ भाई, आप ही ना भाई। बरहान उसको रोता हुआ देखकर संजीदा होकर उसका चेहरा हाथों के प्याले में थाम गया। ये क्या, रो क्यों रही हो तुम? वो फौरन चेहरे से आंसू साफ कर गई। आपकी याद आती थी भाई, बहुत ही मिस करती थी आपको। आप देख रही हो ना, तो रोना आ गया खुशी से, वो हल्की आवाज में बोली। और बरहान ने उसको खुद में बीच लिया। ओ यार बुरहान भैया, इतने में पलवशा भी आ गई थी। वो भी खुशी से भागती उसके पास आई थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, तभी उसने बुरहान का बचपन से अपना भाई समझा था, जब से वो स्कूल टाइम में जरमीना के साथ थी। और बुरहान भी अगर उसे बहन कहता था तो बहनों की तरह ख्याल भी रहता था उसका। अरे भाई ये देखो, मेरी जंगली बिल्लियों की जोड़ी मुकम्मल हो गई। उसने पलवशा को भी खुद से लगा लिया। वो दोनों एक दूसरे को देखती हुई हंसी थी। आते जाते गुजरते स्टूडेंट्स खुशी से इन भाई बहनों का मिलाप देख रहे थे। चलो जी गर्ल्स, अब आप लोग का मेलो ड्रामा हो गया हो तो चलें घर या कहीं आउटिंग पर। अब वो तीनों एक दूसरे को हंसते मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। भाई आइसक्रीम खाने चलते हैं ना, मजा आएगा, जरमीना ने कहा। और पलवशा ने उदासी से दोनों को देखा। तुम्हें क्या हुआ? जरमीना उसका चेहरा देखकर पूछ गई। यार मैं नहीं जा सकती, ड्राइवर आ गया। तो क्या हुआ? वापस भेज दो, हम ही तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, बुरहान ने हल पेश किया था। भाई बाबा मामा और मेरा अपॉइंटमेंट है, डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है, पलवशा उदासी से बोली। और जमीना को भी उसका उदास चेहरा देखकर अफसोस हो गया था। वो उसको खुद से लगा गए थे। मेरी जान तो कोई बात नहीं है ना, हम कल तुम्हारे साथ लंच पर चले जाएंगे, अब तो वैसे भी भाई यहाँ ही है ना। क्यों भाई? जमीना बोले। बुरहान ने दोनों को मोहब्बत पाश नजर से देखा। हाँ जी, अब तो बस यही सब मजे होंगे। जबरदस्त, फिर मैं खुशी खुशी जा सकती हूँ। चले फिर होगी आप दोनों से कल मुलाकात, कार आ गई है, अल्लाह हाफिज। वो दोनों को अलविदा कहती हुई चली गई थी और जमीना और बहरान भी अब कार में बैठ गए थे। भाई मेरी कार का क्या होगा? फिक्र नहीं करो, ड्राइवर अब तक घर भी ले जा चुका होगा, बड़हान ने कार ड्राइव करते हुए कहा। और कार उसने कराची के मशहूर आइसक्रीम पार्लर के जानब बढ़ा दिए थे। वो और जरमीना मसलसल एक दूसरे से बातें करते। अच्छा भाई, आपको पता है हम कुछ दिनों
पहले आपकी शादी के मुतालिक बात कर रहे थे तो दादा ने कहा कि क्या पता बरहान वहीं से ही बीवी लेकर आए, तो मैंने कहा नहीं जी, मेरे भाई ऐसा नहीं कर देते। बरहान ने सर से नजर हटाते हुए गाड़ी का मोड़ काटते उसको देखा। बिल्कुल सही कहा, मैं पसंद ही ना कालू लंदन की कोई फीकी लड़की है, पाकिस्तान ही में करूंगा भाई मैं तो शादी। बरहान ने पुख्ता लहजे में कहा और गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोक दी। डार्क चॉकलेट और चोको चिप यही ना? जरमीना ने बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बहरान उसको थम्स अप करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया था। जरमीना इस वक्त इतना खुश थी कि कुछ देर कबल होने वाले तमाम वाकयात सरासर फरमोश कर चुके थे। उसको सिर्फ याद था इस वक्त तो अपना भाई। तकरीबन 10 मिनट बाद सामने से उसको अपना हैंडसम भाई दो एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम कौन लाता हुआ नजर आया और दोनों बहन भाइयों की पसंद एक जैसी थी। जरमीना ने अंदर से कॉल अनलॉक की और आगे बढ़कर उसके हाथ से एक कौन थाम ले। दोनों फिर हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम खत्म करने लगे और कुछ देर बाद बढ़ाने कार आगे बढ़ा दी। भाई वो देखिए उनकी कार खराब हो गई है, आई थिंक शी नीड्स हेल्प। जरमीना ने सड़क किनारे खड़ी हुई व्हाइट विंटर की तरफ इशारा किया था जिसके बोनट पर एक लड़की झुकी उसको ठीक करने की कोशिश में थी। हाँ लग रहा है, चलो यार हेल्प कर देते हैं। जरमीना ने इस बार में सर हिलाया और बढ़ान ने अपनी कार उस व्हाइट कार के पीछे लगा दी। आयशा जो कि यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, अचानक मेन रोड पर उसके कान ने अजीब सी आवाज की तो वो शुक्र ये हुआ कि वो अक्लमंदी से फौरन गाड़ी साइड पर रोड पर लगा गए थे। अभी वो बोनट पर झुकी कार में क्या खराबी थी ये पता करने की कोशिश में थी जब उसको अपनी पूछ पर बारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। हेलो, डू यू नीड हेल्प? बढ़ान इस लड़की की पूछ पर देखते हुए कहा था। आवाज के ताक़त में आशा अपना सर उठाती हुई सीधी हुई। बढ़ान उसका चेहरा देखकर लम्हे को मोहब्बत दिलाई गया था। उसने अपनी 27 साल जिंदगी में इतना पुरकिश चेहरा कहीं ना देखा था। सांवली मगर चमकती हुई रंगत, हैजल ग्रीन में बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी खूबसूरत होंठ, पतली खड़ी नाक और ऊपर से इस क्यामत चेहरे पर उसका घबराया परेशान सा रूप। बढ़ान को इसी वक्त लगा था कि वो गया काम से। आयशा अपने ग्रीस से रंगे हुए हाथों को प्रशंसा देती फिर सामने खड़े खुद को तकते हुए गहरे बुरे बालों वाले और डार्क ब्राउन तारों की सी चमक वाली आंखों लिए हुए इस लंबे चौड़े शख्स को देखते हुए सर पर हो गई थी और सर हिला गए। बढ़ान अपनी कैफे पर काबू करते हुए आगे बढ़ा और बोनट पर झुक गया। जी प्लीज, पता नहीं क्या हो गया है उसको, शायद हीट अप हो गई है। मैं अपने भाई को कॉल कर लेती हूँ लेकिन मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई। आप परेशान ना हो, मैं ठीक करता हूँ, शायद हो जाए। बढ़ान कार के बोनट पर ही मुंह दिए बोला इंशाल्लाह। आशा पीछे करती परेशान होती हुई अपनी उंगलियां रोने लगी। अपनी परेशानी में आशा को अंदाजा ही ना हुआ था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी आपकी कार, और अगर ना हुई तो हम आपको ड्रॉप कर देंगे। आपकी गाड़ी फिर कोई और पिक कर लेगा जहाँ से। आशा ने परेशान होते हुए अपने पीछे हल्की नस्वानी आवाज सुनी। वह मुड़ी तो एक प्यारी सी लड़की व्हाइट लैब कोट पहनने खड़ी थी जिसकी आंखें हूबहू सामने खड़े बुनर पर झुके हुए शख्स जैसी थी। आशा को न जाने क्यों इस लड़की का चेहरा कहीं देखा देखा लगा। सही कह रही हैं आप, आपका नाम क्या है? आशा ने अपनी परेशानी पर से पूछ डालकर उसको देते हुए पूछा। मैं जरमीन हैदर उर्कजई। आप? जरमीना ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया जिसको आशा ने खुश इहलाके से थाम लिया और जरमीना भी मुस्कुराई। मैं आशा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है और तुम्हारा नाम भी कहीं पर सुना है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ। आशा ने पुरसोच नजर से उसको देखा था और जरमीना हल्का सा मुस्कुरा दिया। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज आपसे पहली बार ही मिली हूँ, जरमीना मुस्कुराती हुई बोली। इसी दौरान बुरहान अपना हाथ जोड़ते हुए गाड़ी का बोनट बंद करते हुए इन दोनों के जन्म पड़ा। कोई अलग किस्म का प्रॉब्लम लग रहा है, स्टार्ट भी कर लें, देख भी ली है मैंने, पर ये सेल्फ नहीं पकड़ रही। आप ऐसा करें, आ जाए, हम आपको छोड़ देते हैं। बुरहान ने खुशी इलाके से उसको ऑफर की थी। अलबत्ता इस बार बहन के सामने अपनी नजरों को वो कंट्रोल में रख गया था। नहीं, आप लोगों को बहुत ही आउट रोड पर जाना पड़ेगा, मेरा घर मैं कैब कर लेती हूँ, वैसे परेशान कर दिया आपको इतना, वो उसको शर्मिंदा से बोली। आपकी बात बुरहान के बोलने से पहले जरमीना बोल पड़ी। अरे कुछ नहीं होता, बस आप आ जाए, हमें खुशी होगी आपकी मदद करके। ये बोलती हुई कार की जाना बढ़ गई थी और आयशा नीचे देती हुई उसके पीछे चल दी थी। परेशान तो कर ही दिया ना, वो भी बहुत ज्यादा। बढ़ान की पूछ को देखा हल्का सा बड़बड़ाया था और आयशा फौरन उसकी सीमत मुड़ी। जी? बढ़ान फौरन कसियाना सा हो गया था और मुस्कुराया। कुछ नहीं, आप आ जाए प्लीज। उसको साथ लेता हुआ कार तक आया था और उसको ये भी पीछे का गेट खोला। थैंक्स। वो हल्की सी मुस्कान के साथ अंदर बैठ गए थे जबकि बुरहान भी अब ड्राइविंग सीट पर जा बैठा था और कार स्टार्ट करके वो आयशा से उसका रहायशी पता पूछने लगा। जरमीना, आप कौन से कार में पढ़ती हैं? आयशा ने जरमीना को देते हुए पूछा। जरमीना फ्रंट सीट पर मुड़कर बैठी उससे बातें करती और बुरहान बार बार फ्रंट व्यू मिरर से पीछे बैठी हुई आयशा को देखता रहा। आयशा वक्फे से उसकी बहकी हुई नजरों को अपने पर महसूस करती कुछ कंफ्यूज हो जाती, लेकिन फिर उसकी मुसलसल बोलती हुई नजरों को नजरअंदाज करते जरमीना से बातों में लगे। मैं कामिस कॉलेज में पढ़ती हूँ। क्यों, क्या आपने मुझे वहां पर देखा था? जरमीना इस त्याग से आशा का चेहरा देखने लगे। अरे हाँ यार, देखा, मुझे याद आ गया। मैंने कहा
کہاں دیکھا تھا تمہیں؟ تم نا میری جونیئر تھی کالج میں، تمہیں یاد ہو تمہارا ایڈمٹ کارڈ گر گیا تھا، وہ میرے بھائی نے تمہیں واپس کیا تھا، یاد آیا؟ عائشہ کی چہکتی ہوئی آواز کار میں گونجی اور زمینہ کے چہرے پر کچھ رنگ آ کر گئے تھے، لیکن وہ خود پر قابو کرتے مسکرائے۔ جی جی مجھے بھی آ گیا یاد، لیکن اس پورے واقعے میں میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ زمینہ کی بات پر عائشہ ہلکا سا ہنسی اور برہان کو ایسا لگا کوئی جلتا رنگ اس کے آس پاس بچنے لگا ہو۔ یہ لڑکی پہلی ملاقات میں اس کے دل میں مقیم ہو گئے تھے۔ ارے تو کیا ہوا، اب ہو گئی ہے نا ملاقات، اب ملتے رہیں گے، آپ دونوں ضرور مل لیجیے گا، پر ابھی آپ کا گھر آ گیا ہے۔ برہان کی آواز اور گاڑی رکنے پر وہ تینوں دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئے تھے۔ بالکل اسی وقت ابتسام مین گیٹ کھولتا ہوا باہر آیا تھا اور عائشہ کو ٹھیک دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ عائشہ سے اس کی کار کی بابت پوچھ رہا تھا اور برہان ابتسام کو عائشہ کے بائک کے روم میں دیکھ کر حیران کھڑا رہ گیا۔ او بھائی تو؟ برہان چیتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور ابتسام جب مرا تو اس کا بھی سیم برہان والا ہی رد عمل تھا۔ دونوں دوسرے کو خوشی اور حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بغل گر ہوئے۔ عائشہ اور زرمینہ دونوں درمیان میں حیران نظروں کا تبادلہ ہوا۔ بھائی تو آ گیا پاکستان، تیرا تو کوئی بھی موڈ نہیں تھا، بیٹے بہت یاد کیا تجھے۔ ابتسام اس کو کاندھے سے لگائے ہوئے بولا تھا۔ برہان نے ہنستے ہوئے اس کو سر پر دب لگائے۔ ہاں بھائی آ گیا میں بس، اور رہنے دے ایسے بے وفا، تم دونوں کے لندن چھوڑ کر کیا گیا، یاد ہی نہیں رہا کوئی دوست بھی چھوڑ کر آئے ہو وہاں پر۔ برہان شکایتی نظر اس کو دیتا ہوا بولا اور ابتسام نے اس کی شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ یار بس اتنا زیادہ بزی ہو گیا تھا یہاں آتے کہ کچھ یاد ہی نہ، وہ احساس ندامت کے زیر اثر بولا اور برہان نے ہنستے ہوئے اس کی ندامت ظاہر کی۔ اچھا زیادہ سینٹی نہ ہو، میں نے کون تجھے فون کیا تھا، ہاں ہاں سب چھوڑو، مسٹر شاعر کا بتاؤ ٹھیک ہوا یا اب بھی ویسا ہی ہے؟ نہیں اب بہتر ہے عائشہ، یہ برہان ہے، جب میں اور ارحان لندن ماسٹر کرنے گئے تھے نا تو یہ ہمارا ڈورم میٹ تھا اور ہمارا بہت اچھا دوست۔ زرمینہ جو کہ ابتسام کو اپنے بھائی کا دوست دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھی، ارحان کا نام سن کر اس کی حالت اندر ہی اندر اور غیر ہو گئی۔ ہاں مینے ان سے ملو، یہی ہے وہ جن کا ذکر کرتا تھا نا میں، وہی پاکستانی دوست۔ دونوں نے اپنی بہنوں کو بتایا اور ابتسام جس نے اب غور کیا تھا سامنے کھڑی زرمینہ کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کو السلام علیکم، زرمینہ نے خطبہ ضبط کرتے مسکرا کر اس کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ابتسام نے اس کا چہرہ دیکھا، چہرہ زرد ہونے لگا۔ میں جانتی ہوں انہیں بھائی، زرمینہ نے بولا اور پھر ابتسام کو لگا اس کی موت آنے والی ہے۔ ارے واقعی وہ کیسے؟ وہ یہ ہمارے کلب کے اسپانسرشپ کے لیے آئے تھے، تب میری ملاقات ہوئی۔ زرمینہ نے ابتسام کے اڑے چہرے کا رنگ واپس آتا ہوا دیکھ کر ابتسام نے اسی پل بھر کا سکون لیا تھا۔ اچھا چلو باقی باتیں گھر میں کرتے ہیں، آ جاؤ۔ ابتسام سب کو اندر لاتا ہوا گھر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں تقریباً 6 بجے گھر واپس لوٹے تھے اور اب فریش ہو کر 8 بجے کھانے کے ٹیبل پر کھانے کے تمام افراد بیٹھے تھے۔ گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ آج کا دن میرے لیے خود بھی بہت ہی حیران کن ثابت ہوا۔ پرانے یار مل گئے۔ برہان نے اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی سے خوب انصاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا آرام سے، یہ کہیں باغی نہیں رہی۔ وہ کون سے دوست؟ تھوڑا بیگم نے اس کو ٹوکا۔ آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ 2 پاکستانی دوست ہیں میرے وہاں پر جو کہ میرے ڈورم میٹ بھی ہیں، ان میں سے ایک سے ملاقات ہوئی آج کل دونوں کے ساتھ ہی ڈنر پر جاؤں گا۔ ارے واہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اظہار صاحب نے بیچ میں لقمہ دیا تھا۔ پھر اس طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے سب نے خوشی سے بھرپور ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب کے لیے زرمینہ نے کافی بنائی تھی اور سب نے وہ انجوائے کی۔ اس کے بعد وہ سونے کا کہہ کر اپنے روم میں آ گیا تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بھی بہت ہی تھکا دینے والا تھا۔ ماضی کے بہت سے ورک آج پر اشکار ہوئے۔ وہ بال کھولتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی، اپنا فون اٹھایا جس میں ارحان کے واٹس ایپ میسیجز آئے ہوئے تھے۔ زڈ کال پک کرو، آئی وانٹ ٹو ٹاک جو، ہے رپلائی۔ یہ 3 میسیجز تھے اور زرمینہ کا موڈ ہرگز نہیں تھا اس وقت اس سے کسی بھی قسم کی بات کرنے کا، اس لیے وہ فون رکھ کر لیٹ گئے۔ اور ارحان رات کا کھانا کھا کر جب اپنے روم میں واپس آیا اور بیڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا تو زرمینہ کی طرف سے کوئی بھی میسج نہیں موصول ہوا تھا۔ وہ واٹس ایپ کھول گیا تھا جس پر اس کے میسیجز پر بلو ٹک اور ارحان کا منہ چلا رہے تھے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچتا ہوا اس کو واپس کال ملا گیا۔ زرمینہ جو گندگی کی حالت میں تھی بغیر نمبر دیکھے ہوئے فون اٹھا گئی۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی ہوئی اس کی آواز ارحان کے سماعتوں سے ٹکرائی اور اس کا سارا غصہ پل میں اڑن چھوا گیا۔ سو رہی تھی؟ ارحان کی باری مہمور آواز جیسے زرمینہ کے کان میں پڑی وہ پٹ سے آنکھیں کھل گئی۔ جی سو رہی تھی، فرمائے اب کیا کہنا ہے آپ کو؟ کچھ کہنا نہیں ہے، تم سے وہی سوال پوچھنا ہے جو صبح پوچھا تھا۔ مجھے لگا صبح کچھ ڈری سہمی تھی نا، اس لیے صحیح جواب نہیں دے سکی مجھے۔ زرمینہ نے اس کی بات سن کر جھنجھلاہٹ سے پہلو بدلا۔ مجھ سے روز بھی وہ سوال کریں گے نا آپ، میں روز ہی وہ جواب دوں گی۔ اور ارحان اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ چلو ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح، گڈ لک۔ اور پھر وہ فون رکھا تھا اور زرمینہ نے فون کو کان سے ہٹا کر گڑا۔ عجیب انسان ہے، خیر مجھے کیا، وہ نیند کے زیر اثر تھی اس لیے اس کی باتوں پر زیادہ غور نہ کر پائی، جبکہ دوسری طرف ارحان اب کسی اور کو کال ملائے دھیمی آواز میں کچھ ہدایت دے رہا تھا۔
صبح کے 8 بجے وہ ریڈی ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تھی جہاں پہلے سے سب موجود تھے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ سب نے اس کی بات کا جواب مسکرا کر دیا تھا۔ برہان جس کو اب تک جلدی اٹھنے کی عادت نہ تھی کچھ نیند میں نظر آ رہا تھا۔ یونیورسٹی جا رہی ہو؟ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ نہیں بھائی، آپ آرام کیجیے، آنکھیں دیکھیں اپنی، ناشتہ کر کر سو جائے گا۔ زرمینہ محبت سے اپنے بھائی کو دیتے ہوئے بولی، یہ دیکھے میری پیاری بہن کتنی اچھی ہے نا، اور ایک جو میری ماں ہے صبح صبح اٹھا دیا۔ اس کی دھائی پر سب کا کہکا بلند ہوا۔ اچھا بھائی، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، خیال رکھیے گا اپنا صاحبہ، اللہ حافظ۔ وہ گھر سے باہر آتے ہوئے گھر میں بیٹھی اور گاڑی کارڈ پورٹ سے نکال کر روڈ پر ڈال دی۔ ابھی وہ بیچ راستے میں تھی کہ ایک قدرے سنسان جگہ پر اس کو ایک چھوٹی سے بلی کا بچہ زخمی حالت میں سڑک پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اپنی رحم دلی اور جانور سے محبت کے باعث وہ کار سڑک پر روک گئی تھی اور گاڑی سے اتر کر اس بلی کے بچے کے پاس بڑھی۔ وہ پنچو کے بعد نیچے بیٹھی اس کو دیکھنے لگی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہوں نہیں کیچپ جیسی کوئی شے تھی۔ زرمینہ کو فوراً اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہ عورتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اسی وقت کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر کلوروفورم سے بڑا ہوا رومال رکھ دیا۔ اس نے فوراً تڑپ کر ہاتھ پیر چلائے تھے، پر لمحوں میں ہی وہ اس نشہ آور دوائت کے زیر اثر بے ہوش ہو کر مقابل کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کو قیمتی متاع کی طرح اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا کار تک لے کر آیا تھا۔ اس کی آرزو پر جھکی ہوئی پلکیں قریب سے وہ مسکراتا ہوا دیکھتا ہوا کار کا فرنٹ گیٹ کھول کر نہایت ہی آرام سے فرنٹ سیٹ پر اس کا ہوش و حواس سے بیگانہ ہوش ربا وجود ڈال کر اس نے اس کے گیٹ سیٹ بیلٹ کسی تھی اور پھر وہ مڑا اور اس کی گاڑی کے قریب پڑا ہوا اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس تک واپس آیا، اس کے گرد لپیٹا اور پھر اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ کار سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے زرمینہ کے چہرے پر ایک بھرپور نظر ڈال کر اپنے دل میں اس کی صورت اتاری تھی اور پھر اب گاڑی کا روح شہر سے قدرے دور بننے ہوئے اس کے فارم ہاؤس کی جانب تھا۔ ہیلو، بلی کا بچہ اٹھا کر شیلٹر پہنچا دو اور میڈم کی کار فارم ہاؤس پر لے آنا۔ فون پر کسی کو ہدایت دینے کے بعد اب اس کی پوری توجہ سامنے روڈ پر تھی۔ زرمینہ کی جب آنکھ کھلی تو وہ کسی انجان کمرے میں کسی انجان بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ اپنا سر تھام گئی۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھنے کے بعد جب اس کا سر تھوڑا صحیح ہوا تو وہ آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ یہ ایک سفید رنگ کا عالیشان کمرہ تھا جس میں موجود تمام فرنیچر اسکن اور گولڈن کلر کے امتزاج سے ویلویٹ کا بنا ہوا تھا۔ اس نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی دیکھی تو وہ 11 بج رہی تھی۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کیونکہ کمرے میں کوئی بھی کھڑکی موجود نہ تھی، اس لیے اس کو لگا کہ رات کے 11 بج رہے ہیں اور وہ اتنی دیر سے اس بیڈ میں پڑی ہوئی سو رہی تھی۔ یہ کس کا گھر ہے اور میں کب سے یہاں پر ہوں؟ یا اللہ، میرے گھر والوں کا وہاں پر کیا حشر ہوا ہوگا؟ وہ پریشان ہوتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کو اپنے وجود پر دوپٹہ بھی نظر نہ آیا۔ ایسا لگا اس کے پیروں سے جیسے کسی نے جان کھینچ لی ہو۔ وہ اپنے دوپٹہ اور بیگ کی تلاش میں نظر یہاں وہاں دوڑانے لگے۔ دوپٹہ تو اس کا بیڈ پر ہی پڑا ہوا نظر آیا جو کہ اس نے فوراً اٹھا کر اپنے سراپے پر لپیٹ کر خود تو کور کیا تھا، مگر اس کو بیگ پورے کمرے میں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ زرمینہ بیگ کی تلاش میں خود کو ہلکان کرنے کے بجائے اب کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے لاک گھمایا تو دروازہ نہ کھلا، یقیناً بیڈ سے لاک کیا گیا تھا۔ وہ اس کے بعد دروازہ زور زور سے پیٹنے لگے۔ کھولیں پلیز، کوئی ہے؟ کوئی مجھے سن سکتا ہے تو دروازہ کھولیں پلیز، دروازہ کھول دو۔ وہ مسلسل دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ زور زور سے چلا بھی رہی تھی اور بیڈ کوچ پر بیٹھا ہوا شخص اس کی آواز سن کر مسکراتا ہوا کھڑا ہوا اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ زرمینہ کو جیسے دروازے کے باہر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ اور لاک کھلنے کی آواز آئی، وہ آنسو صاف کرتی فوراً تھوڑا پیچھے ہوئی اور دروازہ کھلنے کے بعد جو شخص اندر آیا تھا اس نے زرمینہ کو حیرت سے شدید جھٹکے میں مطلع کر دیا۔ اورحان براؤن شلوار قمیض پر بلو اور ریڈ چیک والا اونی مفلر گلے میں ڈالے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے چہرے پر جاندار مسکراہٹ لیے کھڑا تھا اور ہاتھوں کی 2 انگلیوں میں سگریٹ پکڑی ہوئی تھی جو وہ اپنے ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ اورحان کے چہرے پر محسوس کن مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا زرمینہ مسلسل نفی میں سائے لاتی ہوئی پیچھے قدم بڑھا رہی تھی، لیکن اب کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ اس کے پیر بیڈ سے ٹکرا گئے۔ اورحان کے سر پر پہنچتا ہوا اس کے کاندھے پر انگلی کا زور دیتا ہوا اس کو بیڈ پر گرا گیا تھا اور سگریٹ کا ایک آخری لمحہ کش لے کر وہ بچی ہوئی سگریٹ زمین پر پھینکتا ہوا اپنے براؤن پشاوری جوتے میں قید پیر کے نیچے کچل دیا۔ زرمینہ نے فوراً کونیوں کی مدد سے اٹھنا چاہا پر اورحان اس کے دائیں جانب گھٹن رکھ کر اس پر جھکا اور اس کے چہرے پر اپنے آخری کش سے لیے گئے تمام سگریٹ کا دھواں چھوڑ گیا جس کے سبب زرمینہ بے دردی سے کھانسنے لگے۔ اورحان اس کے لال چہرے کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا اس پر سے ہٹا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ میں سے پانی شیشے کا گلاس میں اٹھا کر اس میں ڈیلا اس تک پہنچایا۔ یہ لو، پانی پیو۔ اورحان نے سیمت پانی کا گلاس پڑایا جو ابھی بیڈ پر بیٹھی مسلسل کھانس رہی تھی پر اس نے گلاس نہ تھاما۔ پانی پیو سر، اورحان اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ زرمینہ نے اپنی سجی ہوئی لال آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا اور گلاس تھام کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ کیوں لے کر آئے ہیں مجھے یہاں پر؟ وہ ہلکے بال چلاتی ہوئی اس کے مقابلے کھڑی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، کیوں لے کر آئے ہیں مجھے یہاں؟ اورحان اس کی بپری ہوئی شیرنی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہی سوال کرنے کے لیے
जो कल 2 बार पूछा था तुमसे। इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था, मगर जमीना फिर भी सर उठाए हुए उसके सामने खड़ी थी। मेरा जवाब अब भी ना ही है, समझिए आप। जमीना उरहान को देखते हुए जोर से चलाई और उरहान ने तैश में आकर उसका बाजू थामा और उसको अपनी तरफ खींचा। जमीना हवा के झोंके की मानद उसके सीने तक जा लगी और उरहान की गिफ्ट उसके हाथ में जानलेवा थी। उसको अपने हाथ की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई। हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, वो लदरती हुई आवाज में उससे बोले, जिसके सबब उरहान ने उसके हाथ पर अपनी गिफ्ट कुछ ढीली छोड़ दी थी, मगर आप भी उसको खुद से दूर ना किया। आप बताओ क्या जवाब है तुम्हारा। जब वो बोला तो उसके मुंह से निकलती हुई सिगरेट की स्मेल और वजूद से उठती हुई कीमती परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू जरमीना को बेहोश कर दी। इस बार उसने सर न उठाया। अब भी ना ही है, कुछ भी कर लीजिए, ना ही रहेगा, वो नीचे देती हुई हल्की आवाज में बोली। और हान उसको खुद से दूर करते हुए कान से थामा और उसका साइड पर पड़े हुए सोफे पर धकेल गया था। उस सोफे की पूछ पर दाएं बाएं हाथ रखकर अपना ही घुटना सोफे पर उसके बराबर टिकाकर उस पर झुका। आप मेरी बात कान खोलकर सुनना तुम, ठीक है। और हान उसके झुके हुए सर पर धरा। यहाँ देखो मेरी तरफ। वह उंगली उसकी थोड़ी पर जमाते हुए उसका चेहरा ऊपर अपनी जानब उठा गया था और जमीना उसका लम्स पर नजर लगी थी। नजर नीचे नहीं होनी चाहिए अब, वरना आगे जो करूंगा ना उसके बाद मुझे ना कहना कुछ। वह बारी धीमी आवाज में उसको बावर प्रभा गया था और जमीना सर उठाए उसकी जनून से बड़ी हुई आंखों में देखने लगी। उसकी खुद पर गिरती हुई नजरों के सबब जमीना का उसको बराह रास्त देखना महाल हो गया था, मगर फिर भी वो नजरें उसी पर रखे हुए थी। तुम्हारे पास टोटल 3 ऑप्शन है। तुम मेरी बात मानकर कुछ कागजात हैं उन पर साइन करो, जबकि मोरे तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे तो तुम हाँ करोगे और हमारा रिश्ता जो पक्का हो जाएगा। नंबर 2, तुम आज भी इसी ही वक्त मुझसे निकाह करोगी। और नंबर 3, ये वाला मेरा फेवरेट है, अगर ऊपर वाले 2 ऑप्शन में से कोई एक तुम ना माने तो बस फिर यही करना होगा। और हाँ मुस्कुराता हुआ उसके कान पर झुका था और जमीना को लगा उसके दिल में इसी वक्त बंद हो जाएगा। वो अपनी आंखें जोर से मीच गई थी और हान की सांसें उसकी गर्दन की जिल्द में व्यवस्था होने लगी थी। वो खुद भी उसके वजूद से आती हुई दिलफरेब महक में बहकने लगा था। तो तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है कि आज ही मैं तुम्हें अपनी बीवी के मरसम पर फायज कर देता हूँ, फिर निकाह करते रहेंगे बाद में, या फिर अगर तुम निकाह के लिए ना माने तो तुम्हें यहाँ ही जिंदगी भर मेरे साथ बगैर निकाह के मेरी बीवी की हैसियत से रहना होगा। बीवी की हैसियत से मेरी क्या मुराद है, समझ तो गई होगी ना तुम। अब बोलो, मंजूर है। जमीना की बात सुनकर सख्ते की कैफे में चली गई थी। उसको अंदाजा ना था कि इतनी इहलाक से गिरवी बात और हान कभी कर सकता था उसे। कुछ मिनट तक खामोशी रही और हान उसकी गर्दन पर झुका उसके वजूद से निकलती हुई खुशबुओं को महसूस करता मदहोश हो रहा था। अपने बेलगाम जज्बों के आगे बांध बांध कर उसके कान के पास से दूर हटा। उसका चेहरा देखा जो कि आंखें बंद किए रो रही थी और हान फौरन उसके कदमों में बैठ गया था। अपने हाथों में उसका चेहरा बढ़कर उसके आंसू नरमी से साफ किए थे और जमीना ने उसके नरम लम्स पर फौरन आंखें खोल दी। तुम्हारे पास आधा घंटा है, आराम से सोचो, तुम जो तुम चाहोगी वही होगा। वो जज्बात भरी हुई धीमी आवाज में उसको बोलता हुआ उसका चेहरा उंगलियों से थपथपाकर उठ खड़ा हुआ था और जमीना अभी इल्तिजा नजर से उसी को देख रही थी। और हाँ ने भी जी बार को उसको देखा था और आंखें मीच का खुद पर जब्त करता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। उसके आंसू उसके इल्तिजाई नजरें और हाँ को भी अंदर ही अंदर काट रही थी। वो बाहर आकर सिगरेट जलाता हुआ काउच पर बैठ गया।